नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा चेहरे से जो अपनी परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ विरासत पर बात नहीं होगी, हरियाणा की राजनीति पर बात नहीं होगी, बल्कि आज देश प्रदेश के युवाओं के मुद्दों पर भी खुलकर बात होगी। हमारे साथ इस वक्त है इनेलो से विधायक रानिया से अर्जुन चौटाला और कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर बन चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। युवा चेहरा है आप, और सबसे पहले हम शुरुआत यूथ से ही करेंगे। जो चर्चा है, एक तो बधाई, नई पार्टी आपने ज्वाइन कर ली है, कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ जी, देखिए जी, ये आवाज़ आप मान के चलिए, ये आवाज़ सिर्फ मतलब कुछ सोच करके नहीं, मेरी आत्मा से आई। क्योंकि देखिए जी, मैं उस जमात का हूँ, मैं उस जेनरेशन का हूँ, मैं उस पीढ़ी का हूँ जिस पीढ़ी को केवल सवाल उठाने पर आलसी कहा गया, पैरासाइट्स कहा गया, कॉकरोच कहा गया, कुचलने की बात करी जाती है। जो बच्चे आज के दिन सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं, इनको खास करके टारगेट किया गया, जो आरटीआई लगाते हैं कि ये सिस्टम के ऊपर एक पैरासाइट है। आप एक चीज़ देखिए जी, ये जो लोग ये बात करते हैं, और मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा, समस्त लोग जो ये सोच रखते हैं जी, मैं उनको बताना चाहूँगा जी, सोशल एक्टिविज्म ही वो जरिया है, वो माध्यम है, वो टूल है, वो पावर है जिसके थ्रू इस देश के अंदर, समाज के अंदर लगातार बदलाव आता गया। देखिए जी, इन जैसे लोगों के हाथ में अगर समाज के को छोड़ दिया जाता, सोशल एक्टिविज्म अगर ना एग्जिस्ट करती ना, तो आज भी हमारे समाज में भी पर्दे की प्रथा रहती जी, आज भी हमारे समाज में सती प्रथा रहती, आज भी हमारे समाज में हम पता नहीं कितना पीछे होते, क्योंकि ये लोग तो सोशल एक्टिविज्म को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते ना। ये तो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई इनसे सवाल खड़ा कर लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई समाज के अंदर अगर बदलाव चाहता है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये तो चाहते ही नहीं कि सभी समाज कभी आगे बढ़े। लेकिन बात पता है क्या है जी, आज से 50 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, तो सोचो हारने वाले की साइड किसका नाम लिखा जाएगा? इन्हीं लोगों का, क्योंकि ये हारेंगे। समाज में जब एक बार समाज के लोग फैसला कर लेते हैं कि भाई हमने बदलाव लाने, बदलाव तो आता ही है। नहीं अर्जुन जी, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि डिजिटल क्रांति से देश में क्रांति हो जाएगी? देखिए जी, फर्क पड़ता है। पहले क्या था जी, लड़ाई जब भी क्रांति आई है, उसका सबसे बड़ा एक तरह से जो एक बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से क्रांति आती है, वो कम्युनिकेशन होता है। भाई हमारे पूर्वजों के समय में चिट्ठियाँ होती थी, पत्र होती थी, घोषणाएं होती थी। अंग्रेजों से जब लड़ाई लड़ते थे तब पत्रिकाएं होती थी। हाँ। इंडिपेंडेंट लोग अपनी इंडिपेंडेंट सोच को लेकर के पत्रिकाएं लिखते थे, बांटते थे। उसके लिए भी उनको ऊपर, आप देखो उस समय भी इन लोगों के ऊपर बैन लगाया जाता था, इनको टेररिस्ट कहा जाता था, इनको पैरासाइट्स कहा जाता था, क्योंकि समाज में बदलाव लाना चाहते थे। जिस प्रकार से आज तो आपकी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, या बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की अब तो वो पार्टी बन गई है, तो उस पर भी एक्स का जो पेज था उनका, उसको बैन कर दिया इंडिया में। वही तो कह रहा हूँ ना, अंग्रेज क्या करते थे। ये आपको लगता है कि जैसे बीजेपी की तरफ से कहा गया, बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे जो सत्ता में बैठे, कि इससे देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी? आप एक चीज बताओ जी, हम कौन है? सवाल पूछ कौन रहा है? आप ये तो देखिए ना, आरटीआई अगर कोई लगा रहा है, कौन लगा रहा है? देश के ही तो लोग लगा रहे हैं। नहीं देते क्या हम टैक्स? अनएम्प्लॉयड भी अगर कोई है ना, अनएम्प्लॉयड नहीं, चिंता की बात तो है कि वो खुद कह रहे सीजीआई कि वो डिग्रीधारी है, डिग्री उसके पास है, डिग्री होल्डर है, फिर भी वो बेरोजगार है। तो कि कौन कसूरवार, बेरोजगार युवा या फिर सिस्टम, सरकार? भाई एक चीज बताओ, आप एक सिंपल सी चीज लो, एक बहुत सिंपल चीज है। जिस दिन ना बच्चा पैदा होता है ना, उस दिन से वो बच्चा भी तो टैक्स दे रहा है। बच्चा दूध पीता है, उस पर नहीं लगता टैक्स जी। बच्चे के कपड़े लोग, उस पर नहीं लगता टैक्स। बच्चे के डायपर लोग, उस पर नहीं लगता टैक्स। समझ रहे हो? जिस दिन वो बच्चा पैदा हो रहा है ना, हॉस्पिटल में पहली दवाई, पहला टीका लग रहा है उसके जी। वो टैक्स है। एंड वो 18, 19 जिस भी उम्र तक पढ़ाई कर रहा है ना, ही इज ओनली पेइंग। ठीक है? और या तो वो पैसे किसी उद्योगपति को जा रहा है और उसका एक हिस्सा सरकार को जाता है, चाहे वो उसके फादर दे, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब करे, चाहे उसको विरासत में मिले, जैसा मिले, सरकार हर चीज में अपना हिस्सा रखती है। तो जब आप हिस्सा रखते हो और आप बोलते हो कि भी हमारी जिम्मेवारी है बाहर से इन्वेस्टर लेके आना,
हमारी जिम्मेवारी है भाई भारत के अंदर क्या कहते हैं बिजनेस को ग्रो करना, हमारी जिम्मेवारी है कि भाई जब याद है डॉलर के बदले मतलब एक डॉलर के बदले रुपये का भाव 50 रुपये होता था। अब बड़े फाड़ फाड़ के सड़कों पे कूदते थे और कहते थे कि हमारी जिम्मेवारी है कि भाई हम इसको और खराब नहीं होने देंगे, 40 ले आएंगे, 40 ले आएंगे, 45 ले आएंगे। और अब कहाँ है? और फिर क्या बोलते हैं? ये आपको नहीं लगता जो वर्ल्ड वाइड जो एक क्राइसिस है उसका असर है ये, या यहाँ का सिस्टम का सरकार का फेलियर है ये? देखिए जी, दोनों चीजें। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ क्या कहते हैं क्राइसिस की वजह से हुआ, या ना मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ सरकार की वजह से हुआ। आप एक चीज देखिए, आज से 4 महीने पहले आम लोगों ने 3-4 महीने पहले जब ये वॉर शुरू हुई थी, क्या उन्होंने इंडक्शन स्टोव लेने शुरू नहीं कर दिए थे? कर दिए थे ना। लोगों के अंदर भय बन चुका था। भाई हम ये नहीं कहते कि भी आपके पास हर टाइम सब कुछ हो। हमें समझ में आता है जी बाहर युद्ध चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, किसी को उम्मीद थोड़ी थी इतनी बड़ी जंग हो जाएगी, इतनी लंबी चल जाएगी। अमेरिका ने या फिर इजराइल ने हमसे थोड़ी पूछकर हमला करा, समझ में आता है। लेकिन जब आपको पता था कि ये दिक्कत आ रही है, आप इलेक्शन तक क्यों वेट कर रहे थे? आपके फायदे का नुकसान हम क्यों उठाए? ये एक सबसे बड़ी चीज है भाई। एक सरकार से उम्मीद, अगर हम इस सरकार से, और मैं मेरी तरफ से नहीं बात कर रहा, मैं एक जेनरेशन की तरफ से बात कर रहा हूं कि अगर हम आप पे भरोसा करते हैं, देश हमने सौंप रखा है, हमने आपको देश सौंप रखा है। ऐसा नहीं है आप बाहर जाते हो, आपने अमेरिका के साथ क्या ट्रेड डील साइन करी आज तक हमें नहीं पता, देश को नहीं पता, पर फिर भी इस उम्मीद में बैठे यार ठीक ही करा होगा। लेकिन जब आप गलत होने के बावजूद भी उन बातों को छुपाते हो, डिले करते हो सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, अपने एजेंडे के लिए, तो मैम हम भरोसा कैसे कर लें? हमसे आप भरोसे की उम्मीद करते हो, लेकिन आप हमें सच्चाई तो नहीं बता रहे ना। कोविड के टाइम पे कितने लोग मर गए थे सिर्फ क्योंकि ये अपना इलेक्शन कराना चाह रहे थे यहाँ पर ऑयल के। हाँ। और तब कहा गया, और अभी भी उतना ही है, तो रेट बढ़ा दिए गए। तो उस टाइम कहा कि जो कंपनीज हैं वो बहुत बेनिफिट में थी, प्रॉफिट में चल रही थी, तो उस टाइम क्यों नहीं एक फंड मैनेजमेंट किया गया आपकी तरफ से? तब तो रुपए के दाम भी ठीक ठाक थे, बहुत ठीक थे मैम। और ना केवल उस समय रुपए के दाम थे, पर हर देश अपनी मिलिट्री को स्टॉक करने के लिए एक बड़ा स्टॉक बनाता है। इसमें कोई झूठ नहीं, भारत ने अपनी मिलिट्री के लिए बनाया होगा। मिलिट्री, मेरे को लगता नहीं कि हमारी मिलिट्री बहुत काबिल है, लेकिन सरकार में इतनी सिविल सेंस तो होनी चाहिए थी, युद्ध आए ना आए भाई आपको तो हमेशा, अब कोविड आ गया, आप कोविड से ही समझ जाओ ना कि भी ऐसी घटना, वॉर तो नहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते, लेकिन अब दुनिया में एक डर तो हो गया ना कि भी ऐसी घटना दोबारा हो सकती है, कोविड जैसी दुनिया बंद हो सकती है दोबारा। तो इसी घटना को सोचते हुए आप स्टॉक पाइल करो। आपको लगता है जितना अभी बताया जा रहा है उतना ही संकट है देश पर? नहीं, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। जहां तक मेरा अनुमान है भाई, पेट्रोल 150-130 तक जाएगा। युद्ध रुक थोड़ी रहा है। और सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात क्यों करते हैं? अगर ये इतना ऊपर जाएगा तो बाकी चीजें तो जाएंगी, हर चीज जाएगी ना। ट्रांसपोर्ट से हर चीज पे फर्क पड़ता है, इससे ऊर्जा पे सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ। ऊर्जा का हर चीज पे फर्क पड़ता है। और आप एक चीज देखिए जी, अगर ये ओपेक के जो देश बनाते हैं तेल, जिनकी रिफाइनरी तोड़ी गई है, फोड़ी गई है, जहां स्टेट ऑफ यूनियन पर, ओपेक के रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहे हैं कि अगर अभी इसी वक्त युद्ध रुक जाए ना, तो भी हमें सही तरीके से तेल की प्रोडक्शन को बढ़ाने में 6 महीने लग जाएंगे। क्या है जी, कोई चीज को तोड़ना ना बहुत आसान होता है, नई चीज बनाने में उतना ही टाइम लगता है। कोविड खत्म हुआ था, उसके साल बाद तक भी वो कहते थे ना, चिप्स नहीं मिल रही, फलाना नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि असर पड़ता है। वॉर रुकी नहीं है अभी तो किसी को भी नहीं पता कि भी ईरान की क्या क्षमता है, या अमेरिका की क्या है, या इजराइल क्या करेगा, किसी की हमसे थोड़ी पूछेंगे। और जो अभी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो एक अपील की गई है आम लोगों से, जनता से, कि आप फ्यूल बचाइए, गाड़ियों का कम इस्तेमाल कीजिए, 2 व्हीलर का कम इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, कार पूल कीजिएगा या वर्क फ्रॉम होम कीजिएगा, आपको लगता है इतने भर करने से हम संकट खत्म कर देंगे? ये लेक्चर तो ना हमारी टीचर देती है हमें स्कूल में वैसे ही रोज। हम जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, वो वैसे ही मैम हमारी बता देती है, बेटा एनवायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए। ये हमें ना बताइए कि तेल कम यूज करो, बाहर कम जाओ, या फिर किस तरह से इकोनॉमी को बचाना है। हमारी इकोनॉमी है, हमें पता है, रोटी हमने ही खानी है।
आपकी तो नौकरी लगी हुई है ना, आज भी ये पीएम पद से हट जाएंगे तो भी इनकी तो सारी उम्र की पेंशन है। जिस बच्चे के पास रोजगार ही नहीं है, आप उसको बोल रहे हो कि बेटा पैसे बचाओ, उसके पास पैसे कहाँ हैं खर्च करने के लिए? वो खर्च क्या करेगा यहाँ पर? हमें ये मत बताओ कि भी हमने कहाँ पैसे नहीं लगाने, आप हमें ये बताओ कि आपको पता था ये होने वाला है, आपने क्यों कुछ नहीं करा इसको रोकने के लिए? हमें आपसे जवाब चाहिए। आप हमसे क्यों बोल रहे हो भाई ऐसा ना करो वैसा ना करो? सवाल हमने पूछा है कि भाई आपकी इसके अंदर आपको अपनी गलती नहीं दिख रही? नहीं, वो बताया जाए ना कि हम ये कर रहे हैं और आप ये कर दीजिए। क्या कर रहे हैं बताएं, वो मैं अगर कि बताएं। यही तो कह रहा हूँ, बताई तो नहीं रहे। देखिए जी, अगर कई बार क्या होता है जी, गलती सबसे होती है, ठीक है, हर इंसान है, हम भगवान नहीं है, लेकिन कम से कम आप अपनी गलती को, अगर गलती हुई है तो बताओ, स्वीकारो। शायद याद है जब कोविड था तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि थाली बजाओ, क्या हर घर ने थाली नहीं बजाई थी? या क्या हर घर ने दिया नहीं जगाया था? सोच के हंसी आती खुद पे। अब तो पता चल रहा है ना, बावड़ा बना रहे थे हमारा, ये तो हमारे ध्यान भटका रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब मांगा गया था कि भी हर घर के बाहर, जब वहाँ हमला हुआ था पहलगाम में, कि भी हर घर के बाहर एक दिया जगेगा शहीदों के लिए, क्या हर घर ने नहीं जगाया था? भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ खड़ी है नहीं खड़ी, पार्लियामेंट में अलग बात है, वो विचारधारा की लड़ाई है, पर क्या देश का हर नागरिक ने आपको वोट नहीं करा था? लेकिन हर नागरिक उस दिन दिया जगा के आपके लिए खड़ा था। युवा, बुजुर्ग, महिला, हर वर्ग का इंसान, हर वर्ग का, हर जमात का इंसान आपके साथ खड़ा था। हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप जब हमें बता ही नहीं रहे, आप सच्चाई नहीं स्वीकार करें, क्यों खड़े हो? और फिर जब हम पूछते हैं कि प्रदेश के, देश के हालात क्या, हमें ये बताओ, तो क्या कहते हैं? दीज पीपल आर पैरासाइट्स ऑन द सिस्टम। मतलब सवाल पूछने के लिए गाली पड़ती है जी। और फिर दुख सबसे ज्यादा इस बात का होता है कि एक पूरी जनरेशन को कहा जाता है और फिर बोल दिया जाता है कि सोशल मीडिया पर ये लोग आते हैं, इन्होंने नाश कर दिया। सोशल मीडिया पर आपके नेता दिन रात इतना गंदा जहर उगलते हैं इस देश को, इस समाज को बांटने के लिए। एक बार भी क्या आपने उनको बैन करा, उनके पेज को बैन करा? दिन रात हम कम्युनल चीजें देखते हैं, दिन रात हम कास्टिस्ट चीजें देखते हैं, समाज को बांटने वाली चीज देखते हैं। ये आपका, ये इनका बीजेपी का, आपका तो मैं गलत बोल गया जी, राम कुमार गौतम, हमें आ रही थी इस बात पे। हाँ, दिन रात जहर उगलता है ये आदमी, समाज को बांटने की काम करता है। वैसे जी मैं एक चीज बताऊं, मेरे को एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। निरंजन आचार्य जी हैं, निरंजनी जो अखाड़ा है, उनके आचार्य से मेरे को मिलने का मौका मिला। तो जब मैं बैठा था तो एक चर्चा चल पड़ी थी पूजा के ऊपर, तो भाई स्नान, उन्होंने बोला कि पहले नहाओ धो, जिस तरीके से तैयार होना, उन्होंने समझाया मेरे को। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा आपको पता है ऐसे क्यों करा जाता है? मेरे को तो नहीं था जी ज्ञान, मैंने पूछा जी बताइए। कहते ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप भगवान के सामने बैठ रहे हो, और भगवान के सामने अगर आप बैठोगे तो आपको अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। तो इसलिए सात्विक भोजन भी किया जाता है, शुद्धि मिले। ठीक है, सात्विक भोजन खाओगे तो शुद्धि मिलती है, आप भगवान के आगे भी आ सकते हो। अरे गोबर खाओगे फिर क्या मिलेगा शरीर को? फिर ऐसे विचार मिलेंगे। और ऐसे विचार के लोगों को आज आप बैन नहीं करें, इनको प्रमोट करोगे। जो लोग इनसे सवाल खड़ा करें, हाँ इनका पेज बैन करें। नहीं, वो तो निजी बयान हो गया ना फिर किसी के, तो निजी बयान, ये तो जवाब आता वहां से। मैम आप एक चीज बताइए, एक राजनेता के लिए अगर मैं यहाँ पर बैठ के आपसे कोई बात करूं, क्या मेरी बात सिर्फ निजी मानी जाएगी? क्या मेरा बयान सिर्फ निजी माना जाएगा? और अगर निजी भी है तो निजी का मतलब ये कि मैं कुछ भी गंदमंद उगल दूं? समाज, भाई कोर्ट आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है विद सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो ये कहता है कि भाई आप समाज को बांटो मत, ठीक है, आप कोई ऐसी चीज ना करो जिसकी वजह से दो लोगों के बीच में नफरत होए, कोई समाज के बीच में नफरत पैदा होए। तो ये क्या करते हैं? ये तो दिन रात वो बात करते हैं। ये जो लगातार अटैक हो रहा है स्पेशली चौटाला फैमिली पर, इसके पीछे कोई आपको लगता है साजिश है, कोई रणनीति है? नहीं, ये इनके मन में ना हमारे लिए शुरू से पेट पाप था, कोई आज का थोड़ी है। गौतम जी वो इंसान थे जो बड़े चोई साहब के खिलाफ भी लड़ते थे, चौटाला साहब के भी खिलाफ थे, हम भी हमारे खिलाफ भी रहे। हाँ, एक हिस्सा था हमारे परिवार का जो हमारे ही खिलाफ हो गए, वो उनके साथ जरूर लगे, एक अलग बात है। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जननायक चौधरी देवीलाल, उनकी विचारधारा की ये हमेशा खिलाफ रहे हैं। देखिए जी, रामकुमार गौतम जी एक बहुत एलिटिस्ट आदमी है, वो आपको भी उनकी भाषा से समझ में आता है।
जी। और वो उसी तरह से समाज को बांटने का काम करते हैं। देखिए जी, हमारे पूर्वजों ने हमेशा हमें एक सीख दी है, ठीक है, हमारे बड़ों ने हमें सीख दी, और जननायक चौधरी देवीलाल ने तो देखो जी सारे समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, ठीक है। तो हमने तो यही सीखा है जी, सब एक बराबर है। लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये जो समाज को जिस तरह से बांटते हैं, अपने आप को सुपीरियर बताने का काम करते हैं। देखिए जी, मेरे किसी भी जमात, किसी भी जात के प्रति कभी कोई क्रोध नहीं रहा, लेकिन ऐसे जो लोग हैं ना, ये समाज का नाश करते हैं। जब अभी राम कुमार गौतम ने अभी हाल ही में जो स्टेटमेंट दी थी ओम प्रकाश चौटाला को लेकर कि एक कहा करते थे कि ब्राह्मण और बीजेपी जहां दिखे इनको मुझे बताना, मैं नाश कर दूंगा। इसको लेकर जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला ने लीगल नोटिस भेजा, और फिर आपकी तरफ से कहा गया, अभय चौटाला जी की तरफ से कहा गया कि इनको इतना डर था, पहले इनके मंचों से गालियां देते तब कहाँ थे? कहाँ थे? सही बात है, जब इनके पार्टी के अंदर थे तो तब भी गाली दे रहे थे, तब क्यों नहीं भेजा लीगल तो नोटिस? उनका लीगल नोटिस देना क्या मतलब फिर? भाई मेरे को तो तुक ही नहीं समझ में आता कि भाई पहली बात तो आपका तो हक ही नहीं बनता किसी भी एंगल से कि आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की विचारधारा को आप कहीं पर रिप्रेजेंट करो। आप तो चले गए थे ना उनके खिलाफ, उनके जीते जी उनके खिलाफ चले गए थे। लेकिन हो सकता है उनको पीड़ा हुई, उनको दर्द हुआ हो। जब आपके मन से आपके दादाजी के बारे में कहते तब नहीं हुई? तो ये कौन सी पीड़ा होती है, ये कौन सी चोट होती है जो कल नहीं लगी आज लगी? मेरे को ये समझा दे तो मैं मान जाऊंगा। भाई आपके मंच से बैठकर आपके दादों को गाली दी, आपके समाज को गाली दी, और फिर आपको भी दी, ठीक है। और दादा के तो चलो आप खिलाफ चले गए थे, आपके मंच से बैठकर आपके भाई को, आपके माँ बाप को, आपके पूरे परिवार को गाली दी। क्या करा आपने? लेकिन तब वो अलग बात है, वो सत्ता के लालच में बैठे थे। लेकिन वो तो ये भी कहते बड़ा माल कूटा इन्होंने, और कभी हेलीकॉप्टर लेने का मन करता था, कभी कहता था कि मैं रेलगाड़ी लूंगा दुष्यंत। इसमें पता है क्या है जी, दोनों ही ऐसे हैं, कहने वाला भी ऐसा ही है, जिसके लिए कह रहे वो भी ऐसा ही है। दादा गौतम की मैं एक बात बताता हूँ, जिससे ज्यादा ना किसी के पेट में जहर हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने देखा वो इंसान किसी को भी अपने अलावा किसी को भी आगे बढ़ते देख के ना खुश नहीं हो सकता। आप मंत्री पद नहीं मिला, मंत्री भी बन जाए ना उसके संगठन में, बहुत जब मंत्री बने थे वो नहीं बने ना। मैं तो बोल रही थी, वो तो जाके कहते थे जेजेपी को, मैं बोल रही थी प्रवक्ता को कि आप रांद काट देते उस टाइम, बना देते, आज इतना जहर नहीं बोलते, वो शायद शांत हो जाते। नहीं, वैसे तो ठीक है, नहीं बना। अच्छा, कई लोग मंत्री बनने लायक नहीं होते। देखो राजनीति में क्या है जी कि जीत कोई भी सकता है, ये एक सच्चाई है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है कि इसके अंदर आज आपके साथ आपकी किस बात लोग मान ले, हाँ, किस बात का असर हो, और क्या पता किसी नेता की छवि में आपको जिताया जा रहा हो, ये तीनों चीजें होती हैं। कई एलिमेंट्स होते हैं, बहुत एलिमेंट्स होते हैं जी, जीत कोई भी सकता है। लेकिन वहां जाके एक स्टेट्समैन के रूप में अपनी बात जो आगे रखता है ना, याद लोग उसी को करते हैं। दादा गौतम को लोग याद जरूर करेंगे, पर अच्छी बातों के लिए नहीं करेंगे। हाँ, एक बात के लिए याद करेंगे, जो विधानसभा में इनकी लड़ाई हुई थी, गोबर वाला काम। तो देखो इनके खुद के विधायक ने बोला, इनके खुद के मंत्री ने बोला, इनके खुद के समाज के इंसान ने बोला। हल्की बात नहीं है जी। जिस इंसान ने बोला, उस इंसान के मुंह से मैंने कभी ऐसी मतलब इस तरह की भाषा कभी सुनी नहीं। दादा गौतम के मुंह से तो रोज सुनते हैं, उनके मुंह से आज तक नहीं सुना। डॉक्टर अरविंद शर्मा कभी नहीं बोलते ऐसे। तो उनका बोलना भी अपने आप में एक भारी बात है, और अपने ही पार्टी के विधायक के लिए बोले, और किसी के लिए नहीं बोले। मैं इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड कर लेती हूँ। रेखा शर्मा की जो स्टेटमेंट थी, बीजेपी से, वो एमपी हैं राज्यसभा, उन्होंने स्वर्गीय भजनलाल को लेकर बोला। कुछ दिन बाद जब वो मामला शांत हो रहा था, माफीनामा सब कुछ हो गया था, उसके बाद राम कुमार गौतम, ये कुछ लिंक करती हैं बातें आपस में? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी एक सोच है, अंदरूनी सोच है, कि भी जिस भी इंसान का थोड़ा बहुत अपना खुद का वजूद होगा ना, वो उनकी हिट लिस्ट पे पहला नंबर होता है कि पहले इसका पत्ता काटो। इनके खुद के संगठन में भी जितने भी इनके पुराने नेता थे, आज एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो एक अलग बात है। नेता की बात करूं, जितने भी नेता थे कोई भी नहीं बचा लगभग, सबको खोटे लाइन कर रखा है। कोई कारण ही होगा। जो भी बीजेपी में उभरता है, आपने कभी उभरते हुए इंसान को मुख्यमंत्री आगे बढ़ते, एक आधा स्टेट छोड़ दो, हर जगह पपेट ही आता है। तो वो क्यों आता है? इनके जो आप देखो, जो एमपीज भी बनते हैं राज्यसभा के, आप चाहे रेखा शर्मा जी की बात करिए, चाहे अभी ये जांगड़ा साहब बने थे, तो इनके भी मन में बड़ा जहर है। रामचंद्र जांगड़ा, इनको तो भूल ही गए थे। हाँ, भूल ही गए थे।
और आप कृष्ण बेदी को भी ऐड कर लें इसमें? नहीं, इनको भी कर लीजिए चाहे, पर जांगड़ा जी की मैं खास बात बोलूंगा। हाँ। देखो ना, उस आदमी को एमपी बनाया है जो अपनी और वो आदमी चौटाला साहब के बारे में बोल रहा है, किसी और के बारे में बोल रहा है, उन लोगों के बारे में बोल रहा है जो 5-5 बार मुख्यमंत्री रहे, चुनाव तो बनाए कितने जीते हैं, और बोल वो आदमी रहा है जो सारी उम्र आज तक एक इलेक्शन नहीं जीता। इसलिए जी हमें ना इन बातों का ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। ये जो लोग ये बोलते हैं ना, कई बार क्या होता है जी, कई बार आपको भी देखना पड़ता है आप लड़ किससे रहे हो। लड़ाई भी कहते हैं ना बराबर वाले से करी जाती है। मैं क्यों उनसे लड़ूं, या मैं को विधानसभा में दादा को तो मैं लड़ता नहीं उनसे, क्यों? बीमार आदमी है बेचारा, मानसिक तौर से बीमार है, क्या लड़ूंगा उससे? मेरी लड़ाई इन लोगों से नहीं है, मेरी लड़ाई इन लोगों की सोच से, जो ये समाज के अंदर जो जहर फैलाते हैं ना जी। हमारी लड़ाई इस सोच, इस पर विचारधारा से। अर्जुन जी, वो सामने से लोग कहते हैं कि ऐसा ये करते रहे, जब इनका राज था, चौटाला परिवार ऐसा करता रहा, तभी आज हाशिए पर हैं, सिर्फ 2 विधायक चुनकर आए हैं। तो गौतम साहब, आप तो उस टाइम बीजेपी के विधायक दल के नेता थे, और आप ही तो सपोर्ट कर रहे थे, हमें क्यों करा? उस समय रामकुमार गौतम जी विधायक दल के नेता थे, बीजेपी ने हमें सपोर्ट करा था, क्यों करा? हमने तो मंत्री भी नहीं बनाया था इनका कोई, फिर भी सपोर्ट करते रहे, क्यों करा? इसका कारण बताएं, मैं भी मानूं थोड़ा। वो कहते खत्म करने चले थे बीजेपी को, आज खुद खत्म हो गए। हमने तो लड़ी है, और हम कहाँ खत्म हुए हैं? ये शायद खत्म हो जाए, लेकिन हम नहीं खत्म होंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई कोई वास्तविक नहीं है। हमारी लड़ाई, आपको क्या लगता है मेरी जो लड़ाई है कोई चौटाला परिवार की लड़ाई है? मेरी लड़ाई कॉकरोच वाली लड़ाई है मैम, खत्म नहीं होगी। अच्छा, आपको सच में लगता है कॉकरोच खत्म नहीं होंगे? नहीं हो सकता, लड़ेंगे वो। और वैसे भी आज मैं कहीं रिसर्च कर रही थी, तो रिसर्च में एक वीडियो मेरे सामने आया, तो उसमें कॉकरोच के बारे में डिटेल से बताया गया था कि ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो कुछ भी खा सकता है, और वो कैसे भी कंडीशन में रह सकता है, सर्कमस्टांसेस में रह सकता है। तो इसके पीछे का मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फिर लॉजिक समझ आया कि कॉकरोच जनता पार्टी ही क्यों, कि ये कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी समझ रहे होंगे आप, ऑडियंस भी समझ रही होगी, और कैसे भी सरवाइव कर सकते हैं ये, और कर भी रहे हैं। हम आपकी गालियों पे भी जी लेंगे। वो जी रहे हैं। देखिए, बेरोजगार हैं, उनको आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उनको कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही, फिर भी वो जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। कभी हमारे सरकारी हॉस्टल के हाल देखे हैं? जो बच्चे वहां आराम से रह रहे, खुशी से रह रहे हैं, आपको क्या लगता है आप उनको कुचल दोगे, दबा दोगे? जेल जैसी तो वो, क्या फर्क होता है? जेल के अंदर भी वैसी सी सुविधा मिलती है, बस फर्क इतना होता है आप अंदर बाहर नहीं जा सकते। कोई नहीं, थोड़े दिन ऐसे भी हो जाएगा। पर आप एक चीज देखिए जी, ये लोग बात करते हैं भारत देश को विकसित बनाने की, ये ना बड़ा ऑक्सीमोरन है। यानी एक ऐसा शब्द ये यूज करते हैं जिसका कहना कुछ और है, लेकिन इनको खुद उसका मतलब नहीं पता। क्योंकि विकसित देशों में लोग सवाल करते हैं, विकसित देशों में तो प्रधानमंत्री के घर पुलिस भी पहुंच जाती है और सवाल करती है कि जी लॉकडाउन लगा हुआ था, आपके घर में 8-9 आदमी ज्यादा कैसे आ गए? ये हुआ था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ, पार्टी चल रही थी, उनकी पार्टी चल रही थी, रिजाइन ले लिया, दे दिया, देना पड़ा मॉरल ग्राउंड पे। मॉरल तो ग्राउंड क्या लगता है लोग उनको बख्शते? क्योंकि लोग इन बातों को समझते हैं। लेकिन अर्जुन जी, जहां हम बैठकर बात करें, जिस देश में बैठकर हम बात करें, वहां पर नीट का पेपर बार बार 5वीं बार लीक होता है, 22 लाख बच्चे अपियर होने थे वहां पर, एस्पिरेंट थे 22 लाख, सोचिए आप, और वहां पर इस्तीफे की बात नहीं कर सकते आप। देखिए, नहीं तो आपको क्या लगता है भूलेंगे? तो आपको लगता है कि लिंक कर रहा था कॉकरोच जनता पार्टी और ये नीट वाला सेंटिमेंट? फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। अब तो 5 टाइम्स हो गया जी, अब तो याद है, अब तो रट गया, अब एक पैटर्न पता चल गया। ठीक है, इसीलिए तो ये गुस्सा निकल रहा है। देखिए जी, क्या है कि जब बीजेपी सत्ता में आई थी, या सिर्फ बीजेपी की बात ना करो, कहीं पर भी कोई बदलाव आता है किसी भी प्रकार का, तो लोग वो बदलाव कोई किसी मतलब ठीक है, इसमें पॉलिटिक्स भी एक बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन वो बदलाव के पीछे का सबसे बड़ा मूल होता है लोगों के मन में एक उम्मीद होती है, होप होती है बदलाव का, कि यार ये जो हो रहा है मेरे को ठीक नहीं लग रहा, मैं कुछ चेंज चाहता हूँ, और उम्मीद के साथ वो अपना वोट डालता है। ठीक है, 5 साल गुजरे, लोगों ने बदलाव की उम्मीद करी, आप उस लेवल तक नहीं ला पाए। आप बार बार कहते रहे कांग्रेस की गलती थी, 50 साल से देश पीछे था। ठीक है, समझ में आता है, कोई बात नहीं। फिर 5 साल आपको और मिले, और उन 5 साल में भी कोई बहुत बदलाव देखने को नहीं। आपने नोटबंदी कर दी, लेकिन इकोनॉमी पे तो फर्क ही नहीं आया, 1% नहीं फर्क आया। आपने देखा नहीं फर्क?
धुरंधर नहीं देखी फिर आपने? अच्छा, आपने धुरंधर नहीं देखी फिर? कमाल है मैम, धुरंधर पिक्चर 2004 की दिखा रहे हैं और 2004 में फैसला कर दिया लोग नोटबंदी मान करेंगे। रहे हैं ना उन चीजों को, सच मान रहे हैं ना, आप समझिए। परसेप्शन ही तो सब कुछ है। अब मेरा परसेप्शन आपके लिए है तो वही सारी कहानी ना, आपको लेकर पब्लिक में जो परसेप्शन है वही कहानी है। इनको ये नहीं पता कि ये कहानियां सुना सुना कर ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। देखिए जी, जितनी वो तो हर ज्यादा जगह जीतते जा रहे हैं, आप कह रहे हो कब्र खोद नहीं, रहे मैं कह रहा हूं ये हैं। जी 5 अभी राज्यों में इलेक्शन हुए, कहाँ एक जगह सरकार बदली है, देखिए मैम, एक जगह कांग्रेस, एक जगह विजय ने कुछ करिश्मा कर दिया। हाँ, कुछ नहीं, भी आप ये देखिए जी, सूरज जो है ना उगता है, जैसे ही सूरज उगता है रोशनी आ जाती है। पर लेकिन सूरज उगने का मतलब ये नहीं कि गर्मी पूरी हो गई है, वो ढलना शुरू हो गया। सूरज उगते 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 दोपहर तक पहुंचता है जब गर्मी पूरी होती है। अभी इनकी गर्मी पूरी है, पर उस पूरी गर्मी के बाद दोपहर के 12 बजे के बाद गर्मी शाम तक रहेगी, लेकिन उसकी ढलान का जो राह है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, आप ये सत्ता में है मैम, क्या कौन इनको भी हराएगा स्टेट्स में, और किस तरह से ये सत्ता का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ये शायद करेंगे। लेकिन अभी क्या है, पहले क्या था, पहले 30% वर्ग इनके खिलाफ था, अब वो 40 हो गया, फिर वो 50 होएगा, फिर वो 60 होएगा, फिर वो 70 होएगा, फिर वो 80 होएगा। जब 80% वर्ग आपके खिलाफ हो जाएगा ना, कितनी मशीनें बदलोगे, कितने का आप चुनावी जुमले करोगे, कितने का आप मशीनरी का असल में क्या होता जी, जब कांग्रेस का सूरज ढल रहा था ना, ये भी एक देखने वाली बात है, तो जब कांग्रेस का सूरज ढल रहा था, जिन लोगों को दिख गया कि भी ये सूरज ढलने वाला है, अब बस चंद घंटे की रोशनी बची है, वो सारे उठ के इनकी तरफ आ गए। ठीक है, मतलब सिर्फ ये नहीं, जो अफसर भी इनके लगाए हुए थे वो भी इनकी तरफदारी करने लग गए, जो जज इनके थे वो भी इधर हो गए। आप समझ रहे हो, बेसिकली क्या है प्रॉब्लम, दोनों पार्टियों में नहीं, प्रॉब्लम पूरे सिस्टम में भी आती है। जो ये कॉकरोच लड़ रहे हैं आज, हाँ वही मैं कह रही हूँ, वो किसी बीजेपी खिलाफ नहीं है, वो किसी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, वो जो सिस्टम बना दिया गया ना उसके खिलाफ है। और यही बात है जी, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो ना वो ऐसे शिफ्ट हो गया। लेकिन कांग्रेस के लोग, मैं नेशनल लेवल पे बात करूँ, कांग्रेस के लोगों को लगता है कि ये मौका है हमारे लिए कि कोई हमारे लिए कर दे और हम तैयार बैठे हैं, ऐसा लगता है आपको? और हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाहती हूँ, यहाँ पर भी ऐसे लगता है मुझे, तो कोई मेहनत तो उस तरीके से कर नहीं रहा है, मुकाबला तो नहीं हो रहा है। देखिए जी, लोग इनसे उम्मीद लगाते हैं, लेकिन ये लोगों की उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाते। सच्चाई तो ये है। देखो, ये जो चुनाव का परिणाम आया जी, ये परिणाम से 2 साल में अगर कांग्रेस नहीं सीखी ना, तो जी वाकई में बहुत ढीठ है कांग्रेस। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी से जी आपको अवगत होना पड़ता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भी आपकी कहाँ आपकी कमी रही है, कहाँ आपको जाना पड़ेगा, कहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, और लोग चाहते क्या हैं। आधे मुद्दे तो जी जो ये उठाते हैं, आधे क्या सारे ही मुद्दे जो ये उठाते हैं, या तो ये उन पे चर्चा नहीं करते, या तो उन पे ये चर्चा नहीं करते, या उस पे लोग चर्चा नहीं करते, तो फिर फायदा क्या है। सेशन पे आ जाते चर्चा से, आपने अच्छा याद दिलाया। हाँ। अभी नारी वंदन अधिनियम को लेकर एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था हरियाणा असेंबली का, उसमें 2 विधायक दिखे विपक्ष के तौर पर, आप दिखे, आदित्य देवलाल चौटाला दिखे, आईएनएलडी के दोनों विधायक अंदर थे, और कांग्रेस ने पायलट सेशन चलाया, पूरा बकायदा स्पीकर बनाया, ये सब किया। वो कह रहे कि हमारा विरोध करने का तरीका था, क्या ये तरीका ठीक था? मैम, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, मैं उस सेशन के अंदर मेरे को टाइम मिला और मैं पूरा खुल के बोल रहा हूँ, और मुझे पता है, सबको पता है भी, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा में हालांकि उनकी आवाज कमजोर है, लेकिन नंबर्स तो है, तो उनको टाइम ज्यादा दिया जाता है। ऑब्वियसली मेरे से तो ज्यादा ही दिया जाएगा। हम भूल गए कि कांग्रेस के ही कुछ विधायक जो कांग्रेस के हैं लेकिन कांग्रेस के नहीं है, वो तो अंदर थे, वो आए थे, वो हाजिर मानने आए थे। हाँ, वो तो सलाह दे रहे थे बल्कि कि होना चाहिए था अंदर, उन्होंने तो सरकार को सपोर्ट करा। पर एक अलग बात है, देखो वो भी पीड़ित है अपनी पार्टी से, और सारे नहीं थे, 4 फिर भी अभी ना हुड्डा साहब बचा रहे हैं उनको, हम उस चर्चा पे नहीं जाएंगे। आप ये देखिए कि जी, मतलब मेरे आज तक ये बात समझ, विधानसभा होती भी इन चीजों पर है, और अगर आप में बोलने की क्षमता है, अगर आप अपनी बात रख सकते हो, तो देखो जी, यहाँ हुड्डा साहब बैठते हैं, और बिल्कुल सामने वाली सीट जो है बिल्कुल ऑपोजिट मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष, दोनों आप बिल्कुल आमने सामने बैठते हैं। आप मेरे को ये बता रहे हो कि आप सामने सवाल नहीं कर सकते, आप बाहर जाके सवाल कर सकते हो। क्या, किस बात का डर है इनको? कोई डर है तो बताएं, क्योंकि जितने भी मुद्दे हुए हैं, गंभीर मुद्दे,
इन्होंने वोट चोरी की बात करी, ये नहीं थे सेशन में। इन्होंने मनीषा हत्याकांड की बात करी, ये खुद सेशन से वॉकआउट कर गए। इन्होंने क्या कहते हैं महिला आरक्षण की बात थी, जिसमें ये सरकार कितना ज्यादा झूठ बोल रही है। आप ये देखो, महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है। ये तो संशोधन ला रहे थे कि महिला आरक्षण बिल को हम परिसीमन के साथ जोड़ दे। विपक्ष ने ये बोला कि परिसीमन के साथ ना जोड़ो, आज करना है आज कर दो। हाँ, वो डिले हो जाता है, बहुत लंबा जाता है। और आप संख्या बढ़ाकर क्यों दे रहे हो? आज ही में दे दो, अगर आप जब बढ़ेगा तो उस हिसाब से बढ़ा देंगे। हाँ, तो आप ये इतनी सी बात कहनी, इतनी सी बात वो ये नहीं कह सके। और ये बीजेपी वाले अब फैलाए जा रहे हैं सारी दुनिया में झूठ, महिला शक्ति हरा दी, महिला शक्ति हरा दी। बिल का नाम तक महिला शक्तिकरण नहीं था। और जो बिल 2023 में पास हो गया, आप उसको कैसे पास कर सकते हो? और ये तो उस बिल के अंदर भी संशोधन नहीं ला रहे थे, ये परिसीमन के बिल के अंदर संशोधन ला रहे थे। मुद्दा था ही नहीं। लेकिन आप ये देखो ना, इनको इतनी समझ नहीं है कि भाई जहां पर लोग सुनते हैं आपकी बात, वहां बोलते नहीं हो। कभी सीढ़ियों पे बैठ के तमाशा करोगे, कभी बाहर बैठ के तमाशा करोगे, कहीं क्या करोगे। देखिए जी, हल्ले से क्या होगा? शोर मचाने से क्या है जी? लोग जब आपने कभी देखा है, कभी सड़क पर लड़ाई हो जाती है या कोई सड़क पर तमाशा चल रहा होता है, तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तमाशा देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ रहा आपके तमाशे से। अगर आपने बात करनी है तो आंदोलन करो, लोगों के बीच जाओ, बात रखो, उनके क्या कहते हैं समस्याओं को विधानसभा में रखो। अगर मीडिया उसको उजागर नहीं कर रही तो आप मीडिया के बीच में जाओ, आप तरीके से उसको उजागर करने का काम करो। आप सोशल मीडिया को उन चीजों के लिए उजागर करने का काम करो। ये तो सोशल मीडिया भी नहीं यूज कर सकती कांग्रेस, बीजेपी इनकी धज्जियां बजाई रखती है। मुकाबला है नहीं बीजेपी का, बिल्कुल ये नहीं, बीजेपी का मुकाबला है। कौन है फिर मुकाबले में? कॉकरोच है। सारी उम्मीदें हम कॉकरोच से लगाएंगे। देखिए जी, कॉकरोच आप, लेकिन कॉकरोच को भी तो एक सिस्टम चाहिए ना। नहीं, आप इसको गलत समझ रहे हैं। कॉकरोच एक, मैं कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं उसके मेंबरों की बात कर रहा हूं। वो तो हर जगह, आने वाली जो पीढ़ियां है ना, वो नहीं चाहती है सब, वो बदलाव ही चाहती है। मैम बेसिकली क्या है, जो हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो पढ़ लिख रही है ना, उनको इन बातों की समझ लग रही है, उनको अपने हकों की समझ लगती है। ठीक है, आज से 40 साल पहले क्या आपको लगता है महिलाओं को या किसी भी लगा लो कोई भी समाज जो पिछड़ा था या कुछ भी था, क्या उनको अपने हकों को उतना एहसास होता था जितना आज है? नहीं होता था ना। आज ज्यादा है, बिल्कुल, आज ताकत ज्यादा है। आज ये फोन बहुत बड़ी ताकत है। हाँ। आप मानोगे नहीं जी, हमारे एक कार्यकर्ता जब हम प्रदर्शन में थे तो एक हमारा साथी है, पुलिस वाला आके कहता पीछे हटो नहीं तो डंडा मारूंगा। उसने फोन निकाला के मार डंडा, पुलिस वाला पीछे हट गया, कि उसको पता था पुलिस वाला गलत है। ताकत है जी, बहुत बड़ी ताकत है, और लोगों को ताकत का एहसास हो रहा है, और ये ताकत बढ़ेगी। देखिए जी, वही बात है ना, अंग्रेज सोच पाए, अंग्रेजों ने जब उस टाइम का सोशल मीडिया क्या था, पत्रिकाएं थी। जब उन्होंने लोगों की आवाज को रोकना शुरू करा तो उनको लगा हम सक्षम हो जाएंगे, वो नहीं कर पाए। अंग्रेज गई, कांग्रेस आई, फिर इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि भी मैं लोगों की आवाज को कंट्रोल कर पाऊंगी, नहीं कर पाए। जनता पार्टी का आंदोलन चला, जयप्रकाशी का आंदोलन बहुत चला। हाँ। कांग्रेस दोबारा आई, फिर आंदोलन चला, फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर आई, फिर दोबारा आई, फिर बीजेपी आई सत्ता में। लेकिन हर बार किसी ना किसी ने कभी ना कभी कोशिश करी कि यार हम जो है लोगों की विचारधारा को या इसको कुछ हद तक कर पाते हैं, लेकिन आप परमानेंटली नहीं कर सकते। आप लोगों को एक बार उनके मुंह पर नकाब डाल सकते हैं, 2 बार डाल सकते हैं, बार बार नहीं डाल सकते। ये बदलाव आपके मेरे किसी और के कहने से नहीं होगा, ये होगा बदलाव। एक्सपर्ट्स कहते हैं अर्जुन जी कि सोशल इंजीनियरिंग इतनी अच्छी है बीजेपी की, उससे कम से कम अगर हम हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो वहां से बहुत मुश्किल है बीजेपी को बाहर कर देना सत्ता से। देखिए जी, सोशल और जो रीजनल पार्टीज हैं उनका क्या वजूद है, मुझे बताइए। देखिए जी, सोशल इंजीनियरिंग का मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऐसी चीजें ना एक जनरेशन काम करती है, 2 जनरेशन नहीं करती। अच्छा। हाँ, उसका एक कारण है। अब मेरे दादाजी का जो समाज था, मैं उस समाज में नहीं पैदा हुआ, मैं उस समाज का हिस्सा रहा हूं, मैं उस समाज में पला बड़ा हूं, मैं उस समाज में 24 घंटे रहा हूं, लेकिन ना ही मेरी विचारधारा के लिए कुछ, मतलब आप यूं समझ रहे हो कि भी मैं मेरे दादाजी की कॉपी नहीं हूं, मेरे पिताजी मेरे दादाजी की कॉपी नहीं है, मैं मेरे पिताजी की कॉपी नहीं। हाँ, सोच तो मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती है, क्योंकि हमारा कनेक्शन भी लोग अलग अलग तरह के माइंडसेट के लोगों से हमारे दोस्त अलग बनते हैं, हमारी सोच अलग बनती है,
हम बहुत अलग है। जी जी, और हमारा युवा- एक्सपोजर बिल्कुल अलग है और उनसे। युवा को आज के दिन जिस लेवल का एक्सपोजर मिल रहा है ना, उसकी सोच तो देखो जी बहुत ज्यादा अलग हो रही है अपने परिवार से। ठीक है, ये एक सच्चाई है। उस सोशल इंजीनियरिंग के बावजूद जो कर रही है अभी लगातार पिछले 10 साल से कर रही है, उसके बावजूद भी तो एक मूवमेंट शुरू हुई है ना। वो क्यों हुई है? क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग भी देखिए कोई भी चीज है ना एक हद तक काम कर सकती है। क्या था जी, इस चीज का ना सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो महात्मा गांधी थे, जो उन्होंने सत्याग्रह करा था। उसका आज मूल समझ में आता है कि क्या हुआ कि वो जाके धरने पर बैठ के और उन्होंने बोला मैं उठूंगा नहीं, आपको मार दो मुझे चाहे। तो अंग्रेजों ने क्या करा, कभी पत्थर बरसाए, कभी लाठियां मारी, कभी गोलियां चलाई, कभी कुछ करा कभी कुछ करा, लेकिन हुआ क्या, वो लोग बैठे रहे, हटे नहीं। क्या एक हद मतलब वही है ना, आपने अपनी सारी ताकत लगा ली, कर ली ना अपनी सोशल इंजीनियरिंग, सारी ताकत लगा ली, लिए एक पॉइंट के बाद ना इंसान कहते हैं यार अब नहीं, बस बहुत हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो बात आ रही है ना, ये कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है इस देश के युवा को, ये इनके खुद के मन से बात आ रही है। यार ये मजाक है, रोज रोज आप पेपर लीक कर देते हो, फिर आप उम्मीद करते हो कि लोग सवाल भी ना करें। लेकिन अब आपको कौन सा ऐसा नेता या कोई ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी बनेगा और बैठेगा? यहाँ तो एक दिन ईडी की रेड होती है, अगले दिन सुबह से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। महात्मा गांधी तो कोई नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। पर फिर भी फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऐसा फेस, कोई ऐसे लोग, यहाँ तो ऐसा हाल है कि एक ईडी की रेड पे ही पार्टियां, ईमान सा बदल जाता है, जमीन बदल जाता है। अब जेनजी लीडर बुला रहे थे राघव चड्ढा को, आपने देखा रातों रात विचार बदल गए, सब कुछ बदल गया, वो जो मीम्स बनते हैं। देखिए जी, मैं कहता हूँ कमजोर था वो, नहीं तो ऐसा नहीं है कि लीडर नहीं है। और लीडर ना ऐसा नहीं है कि भाई कोई पके पकाए ऐसे मिलते हैं, इन्हीं आंदोलनों से निकल के आते हैं। ठीक है, आप जितने भी बड़े लीडर्स रहे हैं हमारे आंदोलनों के, वो आप ये देखिए ना, वो उनमें से उभर के निकले हैं, वो कहीं छांटे हुए थोड़ी आए थे। मुझे क्या पता और आपको पता, कल को जब ये अरविंद केजरीवाल जी इसमें लगे थे, ये क्विट, हाँ या अन्ना हजारे वाले, किसी को पता थोड़ी था कि ये क्या करेंगे। जब मोदी जी ने आरएसएस ज्वाइन करी थी, किसी को पता थोड़ी था कि ये क्या करेंगे। ठीक है, जब चलो राहुल गांधी का पता था पैदा होगा आगे ये लीड करेगा, बट मैं एक वैसे चीज कह रहा हूँ कि पता नहीं होता कि लीडर कहाँ से आएगा। ठीक है, आपको नहीं पता। राहुल गांधी अच्छे लगता है आपको? नहीं, आदमी ठीक है, अच्छा आदमी है। एज ए पॉलिटिशियन कैसे हैं? नहीं, बहुत ज्यादा आउट ऑफ टच है, मेरा ये मानना है। इन व्हाट सेंस, मतलब क्यों आउट ऑफ टच कह रहे हैं? अब तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल ली, अब तो जगह जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। आपने हरियाणा में भी किसी भी छोटे किसान के घर पहुंच जाते हैं, वो कहीं भी कभी पहुंच जाते, धान लगाने पहुंच जाते हैं। मैं देखिए जी, ये सब टच की बात नहीं होती। देखिए जी, आप धान लगाने चले गए, अच्छी बात है, लेकिन आपको समझ तब लगेगी जब आप उनके साथ समय बिताओगे। जब आप जब धान लगाने गए उनके साथ, तब वो तो यार सारे खुशी खुशी उन्होंने माहौल बनाया होगा ना, कोई गांधी जी हो, राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं। हाँ। ठीक है, आप उनकी शादी में चले गए तो खुशी का माहौल है, उनके दुख में जाओ फिर पता चलेगा। आते हैं, दुख में भी आते हैं। नहीं, मैं आपको एक फर्क समझाता हूँ। देखिए, एक जो फर्क जो मेरे को समझ में आता है, क्योंकि कुछ हद तक मैंने ये चीज देखी है। जब हम पैदा हुए जी एक पॉलिटिकल परिवार में, और चाहे सत्ता चाहे विपक्ष, हमेशा राजनीतिक तौर पर हमारे परिवार के सदस्य एक्टिव रहे हैं। जननायक चौधरी देवीलाल जी थे, चौटाला साहब थे, चौधरी अभय सिंह जी रहे हैं। तो जब हम छोटे भी होते थे, जब मैं पैदा हुआ था तब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, तब सत्ता थी। और जब बड़ा हो रहा था तब भी हमने देखी है। तो क्या होता था जी, हम गांव में रहते थे, और होता क्या था जी कि गांव के बच्चों के साथ ना हमारा कभी इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि हमारे साथ ना गनमैन होता था, होते थे, ऑब्वियसली बात है भाई। और जब गनमैन साथ होता था तो हालांकि हम खुद छोटे बच्चे होते थे, लेकिन हमारा, आप समझ रहे हो कि उनके साथ इंटरेक्शन, तो वो कहीं ना कहीं डरते थे। पेरेंट्स भी कई बार डरते थे, यार तू गलती से खेल खेल में इसको कुछ कर मत देना, कर ना दियो, तू लड़ भी ना लियो। मतलब वो रियलिटी नहीं होती, वो रियलिटी नहीं होती, उनका बिहेवियर आपको लेकर, और आप फिर वो रियलिटी समझ भी नहीं सकते। नहीं, मुश्किल होता है, फॉर्मेलिटी हो जाती है, आपको अलग ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उस रियलिटी से दूर करने के लिए, ठीक है, मतलब उस रियलिटी से जोड़ने के लिए, उस चीज से हटाने के लिए हमारे पेरेंट्स हमें चंडीगढ़ लेके आए कि भाई यहाँ पर ये कल्चर इतना नहीं है, छोटे बच्चों में इतना नहीं है, स्कूल नर्सरी में नहीं होता ये सब। और फिर उसके बाद
जब लगा कि नहीं थोड़ा सा भाई इनको अब दोबारा इस चीज़ से दूर करना है, मैं हॉस्टल डाल दिया, शिमला भेज दिया था। और ये मैं वाकई मेरा सौभाग्य है जो हॉस्टल मेरे माता पिता ने चूज़ करा कि मेरे को दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने मेरे को एक सेकंड एहसास नहीं होने दिया मैं कौन से परिवार से हूँ। ये वाकई जी सौभाग्य होता है कि लोगों का। जी जी। और फिर दोबारा इस चीज़ से दूर करने के लिए हमें विदेश भेजा। ठीक है, यही नहीं कि भाई विदेश में जाओ ये करो, क्योंकि यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर तो एक वो हो ही जाता है ना भाई। हाँ, वो आपको स्पेशल ट्रीट करेंगे ही सही। कहीं ना कहीं होता है। उनको था कि इसको भेज, ये पोछा भी खुद मारेगा, ये रोटी भी खुद बनाएगा अपनी, जैसा तैसा ही खुद रहेगा ना, अपने आप करेगा। हॉस्टल से हमने ये चीज़ सीखी, तो उस चीज़ से हमें दूर रखने के लिए भेजा। और जब हम आए, जब मैं गाँव रहने लगा, तो मैं जब पढ़ के वापस आया तो मैं गाँव शिफ्ट हो गया। मैं गाँव ही रहता था। इनफैक्ट मैं गांव में मोटरसाइकिल में जाता था, या जीप रखी होती थी, मैं गनमैन को भी नहीं लेके जाता। डांट बहुत पड़ी है मेरे को इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं चले जाता था क्योंकि एक आदत सी पड़ गई थी। और 4 साल 5 साल जब मैं गांव रहा, तब असलियत में मैं चीज़ों से अवगत, खेती बाड़ी भी किया आपने कहा है ना? हाँ जी, तब असलियत में चीज़ों से अवगत हुआ। और मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। हमारे गाँव में पंचायत का चुनाव चल रहा था जी। तो मेरी ड्यूटी लगाई कि भाई डोर टू डोर तू भी जाइयो कैंडिडेट के साथ। तो मैं भी जा रहा था। तो जब मैं जा रहा था, एक लोहारों की बच्ची आई, छोटी सी थी, मात्र 4 या 5 साल की, 6 ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बड़ी नहीं थी, बिल्कुल छोटी सी बच्ची। और वो भागी भागी आई, और हमारे साथ एक कार्यकर्ता जा रहा था, वो उसको जानता था, शायद उसको पता था, तो वो उससे पूछे, भाई ये देवीलाल का पोता है? अच्छा। हाँ। और उसने बोला हाँ ये देवीलाल का पोता है। तो वो बड़ा खुश हुई, बड़ा हंसी। फिर जाके उसने अपने मम्मी पापा को बताया भी ये देवीलाल का पोता है, तो वो भी बड़ा खुश हुए मिलके, और मैं मिलके आगे गया। अब बात बताइए क्या, बात ये नहीं है अभी चौटाला गांव में कि भाई लोगों को पता नहीं होगा, ये नहीं होगा, पर बात ये है कि इतनी जो छोटी बच्ची है उसको अभय सिंह जी का नहीं, अजय सिंह जी का नहीं, चौटाला साहब का नहीं, उनको सीधा बड़े दादी का नाम पता है, और अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे। तो मैंने उस आदमी से पूछा, तो उसने बोला जी ये सारी उम्र इनके लिए जी आप मान के चलो जी आपके परदादा एक तरह से भगवान समान ही है। तो मैंने पूछा जी क्यों? वो कहते जी लोहार, इनके पास ज़मीन नहीं होती थी, इन लोहारों को ज़मीन देके आपके परदादा ने यहाँ पर बसाया था, अपनी ज़मीन दे करके। हाँ, ये किस्सा मुझे सुनाना चौटाला जी ने सुनाया था, ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि हमारी ज़मीनें बहुत होती है, आज जितनी है उससे कहीं ज़्यादा होती है, तो ऐसे बांट दे उन्होंने। हाँ देखिए जी, हम ज़्यादा बड़े दिल के थे, कहते बड़े जो हिसाब से बड़ा दिल का कोई नहीं था। किसी दिन मैं आपको ये किस्सा भी सुनाऊंगा, लेकिन चलो आज वो नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब था जी, देखो कहाँ से चेंज आता है, किस प्रकार से चेंज आता है, आप इन चीज़ों पे नहीं जा सकते। बड़े जोशी साहब ने जो चीज़ें करी हैं, मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि जी हम उस विचारधारा के लोग हैं कि हम समाज में बदलाव देखना चाहते हैं। ठीक है, और जननायक उन्होंने जब वो बदलाव करा था, उस समय तक वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, वो राजनीति में नहीं थे। उस समय तो वो देश की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा होते थे। ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, ये आज़ादी से पहले की है। अच्छा। तो अब आप सोचो जी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, आप सोच रहे हो उस परिवार ने कितना उनको याद करा है। हाँ। तो वो उनका संघर्ष रहा है, और बहुत ही गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जी उस संघर्ष को चौटाला साहब ने आगे बढ़ाया, चौधरी अभय सिंह जी ने बढ़ाया, और हम एक प्राइड के साथ कह सकते हैं हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे। अब आ जाइए आपके ओरिजिनल क्वेश्चन, राहुल गांधी जी। हाँ। अब सोचो जी, अच्छी बात है कि आप भूलने, वरना लोग भूल जाते हैं। हाँ, तो अब सोचो जी, मेरे जैसे को अगर उस समय सिक्योरिटी थी, राहुल गांधी तो इंदिरा गांधी जी के पोते थे, नेहरू जी के भी हुआ उनकी दादी का, फादर का, तो आप सोच रहे हो कि वो अपने, एक तो ट्रॉमा, देखिए जी इस छोटी उम्र में भी ये ट्रॉमा होता है, और ऊपर से आपको सारी उम्र, मतलब जब तक आप कॉलेज नहीं गए ना, तब तक तो कहीं ना कहीं देखो आपके दोस्त रहे होंगे, पर वो दोस्त भी रईस लोग थे, ठीक है, या फिर बड़े पॉलिटिशियंस थे, या जैसे भी थे। आपका बिल्कुल, मतलब आपके कभी किसी दोस्त से पेंसिल के पीछे लड़ाई नहीं होगी, इतना मेरे को पता है। आपकी हुई थी ऐसे? नहीं, मेरे दोस्त मेरे से लड़े थे, देखो जी। अच्छा। लेकिन मेरे को तब समझ नहीं आती, मतलब अमीरों की लड़ाई भी थोड़ी अलग होती है। हाँ, देखिए जी, मेरे को याद है मेरे स्कूल में, तो एक मेरा दोस्त था, उसकी पेंसिल ना मैंने आधी छील दी थी, तो वो बहुत गुस्सा हुआ मेरे पे, ठीक है, और मेरे को उस समय वो बात नहीं समझ में आई, नहीं आती थी, बच्चे हैं, ठीक है, दोस्ती आज भी बरकरार है, वो ये तो चलो नहीं, पर अब बड़े होते हैं तो अब समझ में आता है कि यार उसके पेरेंट्स ने उसको एक अच्छे स्कूल में भेजने के लिए स्ट्रगल करा है। बिल्कुल, ठीक है, आज के दिन स्कूल की फीस देखिए ना आप कितनी है, हर छोटा छोटा खर्चा ऐड होता है जी। ठीक है, सिर्फ मैं प्रिविलेज हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बच्चे को उस एंगल से देखूं, ये चीजें हमने सीखी, बड़े होकर समझा। राहुल वाले केस में मेरा ये मानना है
कि वो इतने लंबे समय तक आउट ऑफ टच रहा। देखिए जी, जब उसकी पार्टी सत्ता में भी थी, जब वो एमपी भी बन गया, यार आपको मंत्री बनना चाहिए था। देखिए, आप जब तक सिस्टम के अंदर नहीं रहेंगे आपको पता नहीं चलेगा सिस्टम कैसे चलता है। और दूसरा, जब तक आप किसी एक विभाग को, अगर वो मान लो कोई एक विभाग ले लेते तो कम से कम उस विभाग के ग्रास रूट तक तो जा सकते थे ना, समस्याएं क्या है, शायद पहुंच जाते। लेकिन वो एक विभाग भी नहीं लिया। आप सारी उम्र सत्ता में रहने के बाद भी सत्ता से दूर रहे, और अब जब सत्ता में असल में दूर हो गए, अब आपको सत्ता चाहिए। देखिए, मुश्किल होता है ये करना, ये आसान नहीं होता। राहुल गांधी का चैलेंज ये है सबसे बड़ा, जिन लोगों से उसकी लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा ग्रास रूट से निकल के आए हैं। वो चाहे कितना ही कर ले, दो चीज़ें देखो आपको नेता, वो ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ पाएंगे, नहीं पाएंगे। और अब अगर आप नहीं समझ सकते तो देखो जी, फिर उनके अंदर ये कला या ये परख होनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए भाई मेरी पार्टी में ग्राउंड रियलिटी कौन समझ रहा है, मैं उसकी बात सुनूं। देखो जी, नेता एक तो चलो सुनो सबकी करो मन की, पर मन की भी करो तो ऐसी करो ना जिसमें आपको पता हो कि सही डिसीजन क्या है। और आजकल तो मैम देखिए, अब तो ज़माना ऐसा है, अब तो डेटा आने लग गया। अब तो कंपनियां हैं जो आपको ग्राउंड रियलिटीज बताएंगी। बिल्कुल। उसके बावजूद भी अगर आप केवल और केवल वोट चोरी की बात करोगे 2 साल तक, तो फिर मैम 2 साल में अब वही बात है ना, नीट के पेपर की ये देखे, राहुल जी आओ सड़क पर, ठीक है, हम यूपीएससी के ये बैरिकेड तोड़ने गए थे, हमारी पार्टी ने पूरा जोर लगाया, हम इतने सारे गए, आपका तो पूरे देश का संगठन है। नहीं, वो भी गए थे 20 फरवरी को। कहाँ गए थे? यूथ कांग्रेस आई थी ना यहाँ एचपीएससी घेराव के लिए। वो तो हरियाणा की आई थी। राहुल जी कहाँ थे? नहीं, राहुल जी तो अब नीट का जो पेपर हुआ है, इसका तो सारे देश पर फर्क पड़ता है। करो ना, निकलो सड़क पर। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। वो राजनीति भी सोशल मीडिया पर ही हो रही है ना। हाँ, जब तक आप एक्स पर पोस्ट आती है, सोशल मीडिया पर पोस्ट आ जाती है, बस खत्म हो जाती है। हाँ, तो वही बात है। फिर देखो, आप एक्स पे राजनीति करोगे ना तो आपको सपोर्टर भी एक्स पे ही मिलेंगे, फिर वोट नहीं मिलेंगे। हाँ, राघव चड्ढा, मैं आपसे एक चीज बता दूं, कितना ही अच्छा हो, कितना ही वो एक एमपी है राज्यसभा का, उसके वोट नहीं तब्दील होते। प्रशांत किशोर का एग्जांपल वही है जी। देखो, वो कहते हैं जितने लोगों ने सेल्फ ली उतने वोट भी नहीं दिए। हाँ, बाकी छोड़ो, ये बिल्कुल एक सच्चाई है कि जितने लोग यहाँ नहीं करते, क्या कहते हैं, जब तक आप ग्राउंड पे नहीं जाओगे, देखिए जब तक आपका वोटर आपको देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, जानेगा नहीं, आपकी विचारधारा को नहीं समझेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज। देखिए जी, हम जब किसी इंसान को देखते हैं ना, हम हर तरीके से उसको पढ़ते हैं। कई बार आदमी बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन कई बार होता नहीं है, एक आधा कह देते हैं यार इसकी आंखें मेरे को ठीक नहीं लग रही थी, मैं नहीं मानूंगा। कई बार बंदा ये कह देता है इसका हाव भाव मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, बात से कुछ भी करे। तो देखो, वोटर आपको हर तरह से परखता है, ठीक है, वोटर पागल नहीं है जी। अर्जुन जी, 2-3 कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पे मैं जाना चाहती हूँ आपसे। एक तो क्योंकि अब काफी टाइम हो गया आपको विधायकी में आए हुए, विधायक बना दिया जनता ने, आपकी क्या अचीवमेंट आपको लगता है कि अभी तक मैंने क्या करके दे दिया है अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? देखिए जी, खुद ये कहना जी मैंने कोई अचीवमेंट करी है, मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, लेकिन मैं आपको एक जो आजकल लोग बिना किए कह देते हैं, आप कम से कम बताइए जो आपने किया है। मैं एक चीज़ पे अपने आप को बहुत प्राइड करता हूँ कि मेरे हलके में मैंने जितनी भी तमाम सरकार की स्कीम्स मेरे को जितनी वहाँ तक मिल सके, मैंने एक एक पहुँचाने का काम करा है। और उसकी वजह से मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ, अभी 2 पूरे नहीं हुए हैं ना, तो पूरे होंगे, लेकिन मैं मेरे हलके में 15 करोड़ से ज़्यादा रुपए लगा चुका हूँ। मेरे को गर्व है इस बात का, और मेरे को उम्मीद है कि मेरा टर्म पूरा होने से पहले मैं मेरे हलके के अंदर एटलीस्ट 50 करोड़ ज़रूर लगाऊं डेवलपमेंट के लिए। वो किसी भी सूरत में आ सकती है। मैं इसके अंदर जी मेरी कोई ये नहीं है, क्योंकि आज के दिन क्या है जी, आज के दिन हमारी लड़ाई सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं की है। आप मानोगे नहीं जी, कितने ऐसे मेरे को पता चला स्कूल थे जिनके अंदर टॉयलेट्स नहीं थे गर्ल्स के। टॉयलेट पे तो मुहिम चलाई बीजेपी ने। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और स्कूल्स में नहीं है। ये मुहिम तो देखो जी, इन्होंने WHO से फंडिंग लेनी थी, ले ली, ठीक है। आप मानोगे नहीं कि मतलब अभी तक स्कूल्स, और ऐसा नहीं है, बहुत से स्कूल्स में टॉयलेट्स थे, वो पुराने हो गए तो उनको मेंटेन नहीं करा जा रहा। हमने नए टॉयलेट्स बनाए। कितने स्कूल्स ऐसे हैं यार, देखिए मैम, गर्मी बहुत बढ़ रही है, शेड्स नहीं होते, वो अपनी परेड कहाँ करे या सुबह की असेंबली कहाँ करे। तो मतलब आज भी कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। मैं कोई भी बड़ी चीज़ करने से पहले मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि एटलीस्ट हर मूलभूत सुविधा को मैं पहुंचाने तक का काम करूं। और उसके साथ साथ हमारे हल्के में जी पानी की बड़ी समस्या है, ठीक है, उसके लिए मैंने लगातार प्रयास करा है और आगे भी कर रहा हूं। और मेरी पूरी उम्मीद है
कि मेरे 5 साल पूरे होने से पहले मेरे हल्के के 8 गांव आते हैं जहाँ तक पानी नहीं पहुंच रहा। आपके चुनावी जीत के ऊपर भी बहुत सवाल उठाए गए। गोपाल आने वाले कांडा ने कहा उठाए, कि उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर की बदौलत ही जीते। उन्होंने कहा था जिता दो, 2 सीटें तो जिता दी। खट्टर साहब इतने तगड़े थे, अपने वाले को जिता लेते। बीजेपी इतनी तगड़ी थी तो हमसे क्या करना था, हम तो विपक्ष ही हैं। आज के दिन सबसे ज्यादा अगर बीजेपी से कोई सवाल कर रहा है, कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। विधानसभा में तो लिटरली मैं और आदित्य देवीलाल जी, हम दो ही सबसे ज्यादा सवाल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप कहते बी टीम है। हाँ, तो क्यों हमें हाँ, राज्यसभा में हालांकि बोल दिया कि आप कांग्रेस की बी टीम है। ये तो जी देखो, दोनों ही ऐसे पक्ष हैं। आज तक तो हमें ये पहेली नहीं हम बूझ पा रहे कि कौन बी टीम है, कांग्रेस या आईएनएलडी बीजेपी की। देखिए जी, हम चौधरी देवीलाल की ए टीम है। हम कांग्रेस को भी लतेड़ेंगे और बीजेपी को भी लतेड़ेंगे। सिर्फ इस बात पर कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस का साथ देंगे। और सिर्फ इस बात पे कि हम कांग्रेस के खिलाफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीजेपी का साथ देंगे। देखिए मैम, एक ये सच्चाई है, विचारधारा का मतलब ही ये होता है कि आप अपनी विचारधारा पर अड़े रहो ना, तभी आप अपनी विचारधारा के पक्के माने जाओगे। कांग्रेस कोई भी मुद्दा उठाती है, वो किस मुंह से उम्मीद करेगी हम उनके साथ खड़े? वो तो चलो खुद ही अपने मुद्दों पे नहीं खड़ी होती, उनकी तो बात ही क्या करे। और बीजेपी की भी क्यों उम्मीद करेगी? हमारी दोनों, देखो ना ही मेरी किसी बहुत इंसान उम्मीद लगाई आपसे तो बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी राज्यसभा चुनाव में। देखिए जी बीजेपी, अच्छा और आप लोगों ने बड़ा इंतजार करवाया। अच्छा, मेरे को ना एक चीज बड़ी समझ में नहीं आई मैम, और बड़ी मेरे को ना हंसी आती है इस बात से। सबसे ज्यादा हमारे वोट ना देने पर हुड्डा साहब को एतराज था, करेक्ट? तो हुड्डा साहब, अगर हम आपके कैंडिडेट को ना देते, किसी को भी दे देते, फिर आपका जीता कैंडिडेट? नहीं जीतता ना। तो कहीं ना कहीं हमारी वजह से उनको फायदा ही हुआ है, फिर भी एतराज है। क्यों है? आपने मतलब दोनों को नाराज कर दिया। नहीं, वो तो भाई बीजेपी को देखो उम्मीद थी कि हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को देंगे। हाँ। सबको ये लग रहा था क्योंकि सतीश नांदल जी हमारी संगठन का हिस्सा थे। तो सब उन्होंने तो यहाँ तक आगे बातचीत हो गई थी, मुलाकात हुई थी आप लोगों से। वोट कोई भी मांग सकता है कि आप लोगों ने आश्वासन दिया था। आश्वासन उनको गलत समझ में आया। फिर एक बीजेपी विधायक ने तो सरेआम मीडिया में आकर ये भी कहा, देवेंद्र कादियान ने, कि आपसे मिलकर प्रस्तावना हुई थी हमारी। अच्छा, हाँ। कहाँ मिले थे मेरे को बता दो। तो कोई ऐसी बात नहीं, कमाल की बात करे जी, झूठा आदमी है। कौन होता है वो? और मैं एक सेकंड, पहली बात, ये इनके साथ मिलके हम प्रस्ताव तैयार करेंगे, साइन होते ना उसपे। हम जी चौधरी अभय सिंह जी जो कहेंगे वो करते हैं, इनकी नहीं सुनते किसी की, ना इनके साथ जाते हैं। मतलब आप लोगों ने हाँ ही नहीं भरी थी सतीश नांदल जी की हम वोट देंगे? आपने क्या बोला? वाले दिन दिखे कहीं पर? नहीं थे हम वोटिंग वाले नहीं कहा था कि हम आपको वोट देंगे। देखिए जी, देंगे और देखेंगे में अंतर बहुत थोड़ा सा होता है। तो आप लोगों ने बोला कि पर जब बंदा कोई बहुत उतावला होता है ना, हाँ। उसको फर्क नहीं समझ में आता। अच्छा, वो कुछ और सुन गए। देखिए जी, बहुत बड़ा फर्क होता है। और इस चीज में हमने एक बहुत क्लियर बात की थी, भाई हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता से पूछेंगे। कार्यकर्ता ने फैसला करा कि अभय सिंह जी आप फैसला लो। फिर अभय सिंह जी ने दोबारा फिर ये फैसला ला कि यार मैं अकेला नहीं लूंगा, मैं गांव गांव जाऊंगा, लोगों से पूछूंगा। लोगों ने बोला कि जी दोनों ही नहीं। हमने फैसला लिया, लेट नहीं लिया। मतलब चलो वो तो आप लोगों की मर्जी है। लाखों लोगों से पूछने में आपको क्या लगता है? नहीं, जिस दिन वोटिंग होती उस दिन हम क्यों बताएं? वही बात है, क्यों खोले अपने? एक सेकंड, एक चीज बताओ भाई, हम क्यों बताएं कांग्रेस को? या हम क्यों, बीजेपी या कांग्रेस जो कर रही थी, कांग्रेस जाके जो ये अपने शिमला बैठे थे, वहां मीडिया बाड़ा था जो उन्होंने अंदर बता रहे थे हम क्या कर रहे हैं, कैसी ट्रेनिंग कर रहे हैं, या क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको। बस नाराज होने की बात भी नहीं थी, मतलब अपनों को संभाल लेते, फिर क्या को संभाल लेते। और मेरे को तो एक चीज समझ, बीजेपी की नाराजगी मुझे लगता ठीक थी फिर भी आप लोगों से। बीजेपी की नाराजगी नहीं थी, ये बीजेपी की गलती थी जो उन्होंने उम्मीद भी करी। अच्छा, नहीं करनी चाहिए थी। देखिए जी, एक साफ बात है, आपके विधायक समाज में जाके जहर उगलते हैं, आपके एमपी समाज में जाके जहर उगलते हैं, ठीक है? और आप उन लोगों को उसी इलेक्शन में उनको लड़वा भी रहे थे, जांगड़ा जी को लड़वा रहे थे ना, किस मुंह से आप हमसे उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन कर्मवीर बौद्ध को लेकर भी कहा गया, उन्होंने खुद भी कहा कि मैं दलित का बेटा था, मेरे साथ आना चाहिए था, आप इतने दलित के बेटे को साथ देते तो फायदा होता। मंदी तो आपकी पार्टी ने ठोकी है, मेरे को क्यों बोल रहे हो? दलित के बेटे का साथ आपकी पार्टी ने नहीं दिया, और ये पहली बार थोड़ी करा है। कुमारी शैलजा जी के साथ कितना गंदा अभद्र व्यवहार करा है इनके कार्यकर्ताओं ने। इन्होंने किस तरह से लगातार उनको साइडलाइन करने की कोशिश करी है, इनके खुद के संगठन के लोगों ने करा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करा है। इनके खुद के जो एमएलए होते हैं वो अपने नेताओं को पागल कह देते हैं भरी विधानसभा में।
क्या इनका क्या डोल है करने का? मैं तो बहुत साहब को कहूंगा जी, चलो बताइए बच के बाल बाल आप, नहीं तो आप भी ये संगठन छोड़ो, आप भी इंडियन नेशनल लोकदल में आ जाओ। यहाँ कम से कम आपका हम मान सम्मान तो पूरा करेंगे। यहाँ तो आपकी पार्टी आपको जीता के देखे राजनीति। एक चीज बताइए जी, मतलब ऐसी कौन, क्योंकि देखिए जी जो रूल्स होते हैं ना इसके वोटिंग के, ये बहुत क्लियर कट होते हैं किस तरह से आपने वोट करना है। एक सीधी लाइन लगानी है आपने, और इनकी कोई सेकंड ऑप्शन तो था ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक सीधी लाइन लगानी है, प्रेफरेंस नहीं थी मतलब। हाँ, जब आपका एक ही तो सीधी लाइन लगाना इतना कितना मुश्किल होता है, जब आप वो भी नहीं सिखा पाए। मुझे 4 विधायकों वाला मामला जरा समझाइए, अगर दर्शकों को भी आप समझा पाए। वो 4 नाम क्यों नहीं आते? कुलदीप शर्मा जी अब कह रहे 4 नाम का कोई जिक्र नहीं कर रहा, 5 की बात देखिए जी, वो 4 नाम, क्योंकि सच्चाई ये है कि बीजेपी का खुद का एक वोट कैंसिल हो गया, नहीं तो बहुत सब तो हरे बैठे थे। हाँ, सच्चाई तो देखो ये है। वो जो 4 नाम थे, 5 एक विधायक बीजेपी ने खुद मैनेज करे, और 4 विधायक हुड्डा साहब को बोला आप मैनेज कर लो। ठीक है, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है जी। जो बैलेट पेपर होता है ना, हर बैलेट पेपर के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 10 20 25। तो चलो जी, मान लो मैं वो बैठा हूँ, आपका जो है ऑब्जर्वर बैठा है, और वो आता है, मेरा विधायक आता है, वोट डालकर, वोट नहीं, वोट डालने से पहले दिखाना पड़ेगा ना सीरियल नंबर। तो मैं देखूंगा, अच्छा ओह भाई फलाना फलाना बंदा आया, इसका सीरियल नंबर क्या है 23, मैं नोट कर लेता हूँ भाई फलाना बंदा 23 नंबर कर लिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम भी यही उसका पार्ट थे आप। नहीं, अब देखिए ना, हमारे भी तो 32 विधायक रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ, हमारा कभी वोट कम नहीं हुआ। हाँ, इनके हर बार कम हुए हैं, हमारा कभी। ये बहुत सही बात बता रहे हो, हर बंदा सुनेगा इस बात को। हमारा आज तक एक वोट भी हमारे संगठन का इधर उधर नहीं गया। जितने कमरे के अंदर जाते हैं पूरी नियत से जाते हैं। अब क्या है, अब जब वोट कैंसिल होता है तो कैंसिल करने से पहले भी दिखाना पड़ता है कि जी ये रीजन है कैंसिल हुआ है, और सीरियल नंबर तो वहां पर भी दिखेगा। सीरियल नंबर तो वहां भी दिखेगा। आपके ऑब्जर्वर को पता है वो 4 बंदे पता है कि वो कोई कौन है 4। देखिए जी, जो सीरियल नंबर है, अब हुड्डा साहब को क्या पता नहीं है 23 नंबर कैंसिल हुआ है और 23 नंबर किसने गिरा था। भाई ऑब्जर्वर 2 ही थे ना, हुड्डा साहब थे और क्या नाम है उनके, हरिप्रकाश हरिप्रसाद जी थे। तो आपको ही पता है जी, और किसको पता है? इन दोनों को ही पता है, इन्होंने ही नहीं करे रिवील। और दूसरी बात सबसे बड़ी, आप ये देखो भाई, वोटिंग खत्म होती है 5 बजे, कांग्रेस के विधायक वोट गिरने जाते हैं 3 बजे। ठीक है, रिजल्ट आता है रात को 11 बजे, काउंटिंग शुरू होती है, वोट कैंसिल हुए, किसने क्रॉस करी, तब आ रहे हैं ना ये चीजें। तो 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आपको पता नहीं था भाई आपके विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। भाई मेरा अगर पहला, मान लो जैसे गए 4 विधायक गए, अब पहला वोट मैंने देख लिया, अरे ये तो क्रॉस कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं हरिप्रसाद जी को आके बोलूंगा, जी आप 2 मिनट बैठो, मैं विधायक दल का नेता हूं, मैं जरा 1 मिनट संभाल के आया, मैं देख के आया क्या रोड़ा है, क्या बात है, मैं जरा इससे भी बात करूंगा, बाहर एक बार सबको देखूंगा भी, मैं संभालूंगा कि नहीं संभालूंगा। क्या उन्होंने संभाला? चुपचाप गए, चुपचाप आए। तमाशा जब करा, जब लगा हार गए, और जब जीत गए, ठीक है, जीतने के बाद भी भाई अगर मैं एमपी बनता ना, मैं ढोल नगाड़े तो बजवाता, तो चुपचाप चलेगी क्या, हो जीत गए, कहीं ना कहीं तो रोड़ा हो गया इसके अंदर। अच्छा, वैसे हालांकि मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कमाल की बात यह भी है कि इसी समय के आसपास एजेएल केस में हुड्डा साहब को भी राहत मिल गई, रिजल्ट के जस्ट कुछ दिन बाद, है ना। बिल्कुल लगते हालांकि कोइंसिडेंस हो सकता है, देयर आर मेनी कोइंसिडेंस, लेकिन कमाल की बात है। तो 4 नाम नहीं बताएंगे आप? अभय चौटाला जी तो कहते हैं कि मैं बताऊंगा, तो आप घर में तो डिस्कस करते ही होंगे, आप बता दो, मैं बाद में उनको बोल देती हूँ कि हाँ बता दिया। तो हम एक बार बैठे थे, और ये बात है जब नॉमिनेशन भी नहीं हुआ था, तो बस अनाउंस हुआ था भी क्या डेट होगी राज्यसभा के चुनाव की। तो एक इंसान की ना परख होती है राजनीतिक, और जो एक चीज़ मैं मेरे पिता से सबसे ज़्यादा सीखनी चाहता हूँ ना, वो परख है। हम जब बैठे थे ऐसी ही चल पड़ी, तो एक आम चर्चा होती है ना, क्या रहेगा क्या होगा, ऑब्वियसली बात है होगी। तो उन्होंने 6-7 नाम बताए हमें कि तू देखियो ये खराब होंगे, और भाई सारे वही निकले, 5 तो वही निकले, 5 तो वही निकले।
और बाकी 4 को लेकर उनका मतलब उनका एस्टिमेट है या फिर उनके पास कोई ऐसी जानकारी है? नहीं, देखिए जी, क्योंकि आपका इतना लंबा तजुर्बा रहा है राजनीति में, ठीक है, और ये जो लोग हैं, देखिए चौधरी गबर सिंह जी भी अपने बचपन से राजनीति करते आए हैं, और ये भी जो लोग हैं ये भी लंबे समय से राजनीति इन्होंने करी है। एक तजुर्बा होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, एक आपको इंसान की परख होती है। जब आप इतने लंबे समय तक आपने सत्ता विपक्ष एक प्रथम भूमिका में देखी हो, पीछे से बैठकर नहीं, बिल्कुल आगे से बैठकर देखी हो, तो आपकी परखने की क्षमता बहुत अलग हो जाती है। चौटाला साहब की परखने की क्षमता बहुत बहुत मजबूत थी। वो आदमी को देख के याददाश्त भी बहुत मजबूत थी। वो अफसर को देख के बता देते थे भाई ये ईमानदार है, ये कैसा है, और कदर करते थे उसकी पूरी। यानी जानबूझ के नहीं बताए जा रहे 4 विधायकों ये के नाम? जानबूझ के नहीं बताए जा रहे, बिल्कुल इनको 100% पता। मैं बता रहा हूँ जी, सीरियल नंबर होता है, इनको बिल्कुल 100% पता है। हमें एक लेटर आता है, हमें एज एन एमएलए पूरा समझाया जाता है कि प्रोसेस क्या है। इनकी तो ट्रेनिंग चली बकायदा यहाँ पर भी। तो ये ट्रेनिंग तो थी, आधों को कईयों को तो सिखा दिया सीधी डंडी मारनी है, कुछ को सिखा दिया भाई डंडी को कैसे टेढ़ा मेढ़ा करना है। मैं बताऊं, ये 3 नंबर शर्ट पहनी थी ना सबने, 3 नंबर का मतलब समझो, अरे तीसरा कैंडिडेट जिताना था इन्होंने वो शिमला जो फोटो वायरल हुई थी, टीम तो इन्हीं की थी, वो सारी हुड्डा साहब की टीम है भाई। अगर हुड्डा साहब ने उन 4 विधायकों को मैनेज करा है जो नहीं रिवील कर रहे, तो उनकी टीम में से ही कोई है जो उनकी टीम में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से वोकल होगा, वर्बल होगा, उनमें से कोई होगा, जहां तक मेरा आइडिया है। वो 5 जो साथ रहते उनमें से या कोई और? देखिए कोई भी हो सकता है, पर इतना हमें पता है कि 100% हुड्डा साहब को उन 4 लोगों का नाम पता है, वो उन 4 को बचा रहे हैं। अब वो क्यों बचा रहे हैं वो हुड्डा साहब बताएंगे। भाई हमारी तो खैर पार्टी नहीं है, इन पे इतनी हम लंबी क्यों चर्चा करें, वो उनकी पार्टी, वो राहुल जी जाने उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। लेकिन जनता का सवाल है ये, हमने बहुत डिबेट की इस पर कि जनता ने चुन के भेजा है, आप बिक जाते हैं या इन्फ्लुएंस में आकर अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं, और जवाबदेही तो बनती है, हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, लेकिन जनता के लिए तो बनती है। देखिए जी, सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर एक चीज़ देखने वाला होती है, इसके अंदर जवाबदेही सिर्फ विधायक की नहीं बनती, इसके अंदर जवाबदेही पूरे संगठन की बनती है कि आपके संगठन की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी तो जनता से पूछो कि भाई हम किसको खड़ा करें, हम क्या फैसला लें। आपकी भी तो जिम्मेवारी बनती है। अगर आपके विद इन पार्टी विरोध हो रहा है तो क्या आपके संगठन की ये जरूरत नहीं बनती कि भी आप अपने संगठन के लोगों की सुनो। देखिए जी, मैं एक चीज बताऊं, ये हर विधायक पैसे से नहीं बिकता, ये एक सच्चाई है। जिन लोगों की चर्चा करी जाती है इसमें कई ऐसे भी हैं जो बड़े अच्छे और मजबूत और पुराने राजनीतिक परिवारों से हैं, ये हल्के लोग नहीं है, ठीक है। अगर इनके मन में कोई बात आई है, वो लीडरशिप पर एक बहुत बड़ा संदेह खड़ा करता है। अगर मेरा विधायक मेरे खिलाफ जा रहा है, ये कहना तो आसान है, अरे ये बिक गया, कोई कमी मेरे में भी तो रही होगी ना जो वो मेरे खिलाफ गया। फिर बिकने के सबूत भी तो हो ना, फिर बिका है बिकने के सबूत, चलो ये तो देखो जी, ये तो सबूत वैसे भी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसने दिए पैसे फिर वो बचाएगा भी ना उसको। ईडी की रेड कौन करा सकता है? बीजेपी वाले, उन्होंने तो पैसे दिए। एक और बड़ा गंभीर मुद्दा था और काफ़ी इस पर चर्चाएं हुई और सियासत भी खूब गरमाई। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ हिसार में जो हुआ था सीआईए इंचार्ज पवन कुमार का मुद्दा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, मैं इस पर लंबी चौड़ी टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरी सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन है। अगर आप ये कहते हो मैं इतने सब चल रहे हैं, बड़े पद पे रहे हैं, देखो जी, पहली बात 2 चीज़ें देखने वाली है। उस पुलिस वाले ने उस वीडियो के अंदर जी हमें दिखता है साफ, पहली बात वेपन नहीं था, कहाँ था मैम, दिख ही नहीं रहा, आगे पीछे सारे एंगल दिखते हैं। उस पुलिस वाले ने उनके स्टाफ को बोला, ज़रूर बोला होगा, ठीक है, पवन को बोला होगा ज़रूर, कोई होगी गर्मा गर्मी, लेकिन जैसे ही दुष्यंत उतर के आया उसने दुष्यंत को कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी चला दी। दुष्यंत बल्कि जाके उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ा, है ना। और फिर भी अगर आप वो वीडियो देखो ना, 1 सेकंड के लिए आपको दिखेगा कि जैसे वो गाड़ी पे चढ़ते वो गाड़ी के फिर ब्रेक मारते और फिर वो उतरते और फिर वो गाड़ी आगे ले जाते हैं। अगर उसके मन में कोई द्वेष होता दुष्यंत के प्रति, तो भाई तेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ा, तेनों तो गाड़ी खींचनी है, तो बाद में कह देगा हादसा हुआ है। आप ये देखो ना, जैसे ही उसने दुष्यंत को देखा, वो क्योंकि वो मुलाजिम है, वो समझता है कि भाई डिप्टी है, उसने कहीं ना कहीं कदर करी, वो चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ गया अपनी और चले गया। मामला गर्म होने से कहीं ना कहीं उसने ठंडक बरती। धक्का किसको पड़ा? धक्का उन्हीं के मुलाजिम को पड़ा जो पीछे रह गया। तीसरी चीज,
यार आपके स्टाफ को जाना चाहिए था, पहली बात आपको जाना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई ऐसी बात होती है तो हर पॉलिटिशियन को, जिसको भी सिक्योरिटी मिलती है, उसको एक बाकायदा PSO मिलता है, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। अगर कोई ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो आगे जाके बात करता है, आप क्यों जा रहे हो, है ना भाई। आपको अगर वही बात है, अगर आप एक सिंपल सी चीज़ है, तो ये दो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पहली बात तो उसको गाड़ी से ही नहीं उतरना चाहिए था, और दूसरी बात है, सच्चाई ये है कि पवन ने इसको कुछ नहीं कहा, ये सच्चाई है इसके अंदर। बाकी इसकी तहकीकात हो या जो भी हो, देखिए जी ये कानूनी मामला है, इसके अंदर जो भी कानून फैसला लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हम अगर VC से बात करने भी गए तो वहां पर 2 गमले टूट गए, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे FIR में धाराएं। नहीं, झूठी बात है, इनकी वीडियो देखी हमने। इन्होंने क्या कहते हैं, जिस हॉल में थे उस हॉल की कुर्सियां तोड़ दी। वो तो कुरुक्षेत्र वाला मामला है, तो बात तो वही आ जाती है, उसकी भी तो FIR हुई थी इन पे, ठीक है। और VC वाले के अंदर भी आप एक चीज देखो ना, कि अगर गमला भी टूटता है, कोई भी चीज होती है भाई, हमने आज तक पता नहीं कितने प्रदर्शन करे हैं लोकदल ने। ये भी लोग किसी समय लोकदल का हिस्सा होते थे, जब इनसो भी लोकदल का एक हिस्सा होती थी। हमने कई प्रदर्शन करे हैं, इससे पता नहीं कितने बड़े बड़े करे हैं। हम जंतर मंतर तक गए हैं, पार्लियामेंट तक गए हैं, CM हाउस का घेराव करे, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं गए हैं। कभी ऐसी तोड़फोड़ सुनने को मिली? पब्लिक का नुकसान क्यों कर रहे हो? गमला भी तोड़ रहे हो तो क्यों तोड़ रहे हो भाई? गमले पे क्या गुस्सा निकाल लोगे अपना? किसी कुर्सी पे अपना गुस्सा क्या निकाल लोगे? आपका गुस्सा VC पर है, VC का घर घेर लिया आपने, बैठ जाओ, बैठ जाओ। रात बेरात, सुबह शाम कभी तो बाहर आएगा, या सारी उम्र अंदर बैठा रहेगा? जिन लोगों में ताकत नहीं होती ना, वो लंबा नहीं बैठ सकते। जिन लोगों में ताकत होती नहीं, वो बैठ जाते हैं। किसान बैठे थे 1.25 साल तक वहां पर, ले आए ना न्याय, सही तरीके से ले, किसी से नहीं लड़े, किसी को तंग नहीं करा, किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, किसी को गालियां नहीं दी। हाँ, गालियां दी तो सरकार को दी, किसी को परेशान नहीं करा, और कहीं पर्सनल प्रॉपर्टी का डैमेज नहीं करा। ये बहुत बड़ी बात है। जो महापंचायत उसके बाद बुलाई, उसमें लोगों का समर्थन आपको लगा मिला कि नहीं मिला? किसान आंदोलन वाला असर अभी भी दिख रहा है JJP पर? आप एक चीज देखो, सबसे पहली ये बात तो ये देखो कि अब क्यों नहीं उठा रहे उस मुद्दे को? 5 दिन की तुमने मोहलत दी थी, तो बीत गए 5 दिन, क्या कर रहे हो? आज इधर धरना हुआ था, कल ये गए थे उसके ऊपर, वहां पर जैसे ही लाठियां चलनी शुरू हुई, सबसे पहले इनका नेता भागा वहां से। क्या ये अपने वर्करों को छोड़ के वहां भागे कि इनको अरेस्ट कर लो? इनके बकायदा वर्करों को तो पुलिस ने पकड़ पकड़ के अरेस्ट करा उसके बाद। अरे इनका नेता वहां से जा चुका था। ये अपने वर्कर के लिए नहीं खड़े हो सकती, किसके लिए खड़े होंगे? अगर आपने 5 दिन की मोहलत दी थी, बीत गए 5 दिन, क्या 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, बीत गए, करो क्या कर सकते हो, दिखाओ अपनी ताकत। अपने कार्यकर्ता के लिए तो खड़े हो जाओ। अगर नहीं होते तो फिर मैं इनको कहीं ना कहीं कमजोर नेता मानता हूँ। अब ख़त्म करते हैं बातचीत को, लेकिन 1-2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग INLD क्या भविष्य है, और कैसे आप INLD को और मजबूत करें कि 2 से कम 2.5 का आंकड़ा तो पहुँचे? एक उम्मीद तो होती कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी, कि हम कुछ करेंगे। और खासकर मेरा सवाल कि आप अपनी बेल्ट में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते, वहाँ अपनी जड़ें मजबूत क्यों नहीं कर पाए अभी तक? देखिए जी, हमारी जड़ें तो हर जिले के अंदर, हर हल्के के अंदर मजबूत है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि अपने गढ़ को तो बचा ले। गढ़ मीन्स सिरसा, जो आपकी बेल्ट है पर्टिकुलर, वहां पर ये लोग क्यों जींद भिवानी यहाँ कर बैठ जाते हैं, हिसार, इनसे उम्मीदें क्यों लगाते हैं इस जगहों से? देखिए जी, सबसे पहली बात वही बात है, ये विरोधी कहते हैं प्रजातंत्र है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ चुनाव लड़ने के लिए, और जननायक चौधरी देवीलाल तो सब जगह गए हैं। भाई ये कौन सा कहने का मतलब हुआ कि मैं सिर्फ इधर लड़ सकता हूँ, मैं इधर नहीं जा सकता? क्यों? इधर अगर कोई मेरे को कहे, और वोट कौन करती है? जनता ही करती है ना। तो अगर इधर मेरे को जनता बुला रही है और वोट कर रही है, मैं क्यों ना जाऊँ? देखिए जी, जहाँ तक इस बात का सवाल होता है, गढ़ की बात होती है, तो MLAs का गढ़ होता है, नेताओं का गढ़ नहीं होता। नेताओं के लोग होते हैं, वो लोगों के बीच में रहते हैं, चाहे वो कहीं रहे, वो लड़ाई को लड़ते हैं। महात्मा गांधी गुजरात के थे, सबसे पहला आंदोलन कहाँ करा? बिहार जाके इंडिगो फार्मर्स के लिए। उससे पहले साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वो कहते थे यार गरीब कहीं पर भी उसको अगर तंग हो रहा है तो मेरे को पीड़ा होती है, मैं उसके लिए लड़ूंगा। तो ये जो लोग कहते हैं ना अपना गढ़ अपना गढ़, मैं ये कहता हूँ कि तुम जाओ अपना गढ़ देखो, ठीक है? तुम्हारे होते हैं इलाके, शेरों का इलाका नहीं होता, हम जहाँ मन करेंगे जाएंगे। अरे शेर से याद आ गया, एक और बब्बर शेर थे थोड़े दिनों पहले, कहते पिंजरे में रख सकते हो, हाथ नहीं लगा सकते। लंबी बातचीत हो गई है, कुलदीप बिश्नोई समझ ही गए होंगे। मैं बब्बर शेर जी को एक चीज़ कहूँगा, मैं उनसे 2-3 बार मिला हूँ।
देखिए जी, राजनीतिक तौर पर हमारे परिवारों की कभी बनी नहीं, लेकिन भजन लाल जी अब स्वर्गीय हैं और इस देश के कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना जो आज हमारे बीच नहीं है, ये गलत है। जब अगर वो जीवित होते ना, आपको जो बोलना है बोलो, आप कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में जो बोलना है बोलो, लेकिन जब वो आप लोगों को इतनी तकलीफ, वर्कर्स को इतनी तकलीफ, उनको तो है ही नहीं, वो करे माफ कर दिया बस। अब लग जाओ संगठन को मजबूत करने में। लग गए अपने संगठन को मजबूत करने में। लेकिन आपके आईटी सेल ने बहुत चक दिया था ये पूरा मामला कि अगर एक शेर इधर से अभय सिंह चौटाला, उधर से बब्बर शेर जो पिंजरे में है, अगर वो मिल जाए तो पता नहीं क्या पलट देंगे प्रदेश की राजनीति में। देखिए जी, इसमें वही बात है, ये बेसिकली क्या होता है, हमारा आईटी सेल भी क्या, ये वही बात है, कोई भी उम्मीद लगा के कोई भी इस चीज को कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि यहाँ से भी लगी थी उम्मीद? देखिए यहाँ से कोई उस तरह से कोई हमारी कोई चर्चा नहीं। हाँ, ये सच्चाई, देखो मेरे को भी पीड़ा हुई है सुन के, इसमें कोई शक की बात नहीं। जैसे कि मैंने कहा, वो आज हमारे बीच होते, आपको जो कहना कह देते भाई, ठीक है, जो कहना कह देते, जो आज आपके बीच है ही नहीं। और आप ये देखिए ना, आपका क्या ओहदा है जिस आदमी के बारे में, वो कितनी बार सीएम रह चुके हैं, आपका ओहदा क्या है जो आप ऐसी बात करें उनके बारे में? आप जाओ उस ओहदे तक पहुंचो, फिर आपको समझ लगेगी कि भाई उस ओहदे तक पहुंचना भी क्या चीज़ होती है। ठीक है, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मेरे ख्याल से यही वही बात है ना, ये क्या है, ये अपने संगठन का एक रिफ्लेक्शन है। इनका संगठन की जब ऐसी सोच है तभी ये ऐसी चीज़ है। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले को, जब सवाल तो रेखा जी से करना चाहिए था, क्या कहते हैं, मैं कुलदीप बिश्नोई को नोटिस भेजूंगा। ये तो नहीं, कुलदीप बिश्नोई ने फिर औकात दिखाई ना। हाँ? कि आपकी औकात क्या है। वो है ना, और लोगों को इसमें बीच में पढ़ना पड़ा। नहीं तो इनका खुद का संगठन ही तो, जिनके संगठन का अध्यक्ष ही तो कुलदीप जी को करना चाह रहा था। मैंने शुरू में आपको क्या बात बोली कि जिसकी भी अपनी खुद की थोड़ी सी भी पहचान होती है, बीजेपी पे टारगेट नंबर 1 कुलदीप, वो टारगेट नंबर 1 होता है। ऐसे ही वीरेंद्र सिंह जी थे, वो आगे वापस छोड़ दी उन्होंने बीजेपी, वो अपना संघर्ष कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ठीक है। कुलदीप जी उसमें रह गए। आप नहीं तो देखो, जो भी बीजेपी में गया है, जो भी नेता खुद के वजूद वाला गया है, उसको इन्होंने खत्म ही करा है। उसको कभी, चाहे वो कितनी मेहनत कर ले, उसको आगे नहीं आने दिया। ऐसा लगता है आप लोगों को? दिखता है। और सद्भाव यात्रा से कुछ बदलेगा? ब्रजेंद्र सिंह, सद्भाव हो रहा है कांग्रेस में, प्रदेश में, या दुर्भाव ज्यादा लगा आप लोग, जिस तरह से ये पूरा मसला चल रहा है सद्भाव यात्रा का? जी, जितना सपोर्ट कांग्रेस को इस चुनाव में मिला था ना, उतना मेरे को नहीं लगता कि इन कई सालों में मैंने कांग्रेस को कभी सपोर्ट मिलते हुए देखा। लोग तो बात कर रहे थे ना 60-60 सीटों की, और ये सब, और फिर भी कमी कहाँ रहेगी भी इनके संगठन की, और की ये अपनी कमी से खत्म हो गए। तो सद्भाव यात्रा भी ग्रास रूट पे चला रहे हैं, लेकिन कमी तो इनके संगठन में है। संगठन में तो ना तो फर्क पड़ा ना फर्क पड़ा, तो फर्क क्या पड़ा? संगठन तो जो चला रहा है वही नाश कर रहा है। आप एक चीज देखो, क्या कहते थे ये लोग, ये पर्ची की और खर्ची की बात करते थे, ठीक है, और यही लोग चुनाव में खुल के कहने लगे भी हम पर्ची लेंगे, पर्ची लेंगे, पर्ची लेंगे। अरे हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे, चौटाला साहब के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया, ठीक है, 3206 बच्चे जो लगाए थे, कहते कि जी इन्होंने पर्ची ली, उसका कभी सबूत नहीं आया, कोई पैसे की लेन देन का कभी कोई सबूत नहीं आया। 10 साल की सजा हुई, और कैप्टन अभिमन्यु ने भी कहा कि अगर उनको सजा दिला सकते हैं ये पर्ची की बात करने वाले लोग, तो फिर इनके खिलाफ, अगर उनकी वजह से चौटाला साहब को तो जो सजा दी वो षड्यंत्र था। हाँ। क्योंकि उसमें तो कभी पैसे का भी लेन देन साबित नहीं हुआ। यहाँ तो ये लोग खुले मंच से इन्होंने बोला है भी हम पर्ची लेंगे, और खुले मंच से क्या, विधानसभा के अंदर विधायकों ने तक ये बात बताई है, इनकी पार्टी के विधायकों ने तक ये बात बताई है कि भी इनके संगठन के लोग जो है जो पर्ची लेते थे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, विधानसभा का सेशन चल रहा था, बीबी बत्रा जी खड़े हुए और उन्होंने बताया मैं HPSC का मेंबर था, और फिर उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया कि आपने हमारे लोग लगाने, और मैं रोने लग गया, मेरे आंसू निकल गए। तो जी दबाव, बिना आंसू निकले भी कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि लगते थे हमारे मुख्यमंत्री के, इतने लगते थे हमारे, इतने लगते थे। बत्रा जी कह रहे थे ना, एक पीड़ा थी बड़ी कि मैं उस समय HPSC का मेंबर था, मेरे पे दबाव डाला गया, ठीक है, कि भी ऐसे लड़के लगो। तो दबाव किसने डाला? मैंने थोड़ी डाला, चौटाला साहब ने थोड़ी डाला, तुम्हारी पार्टी नहीं तो डाले तुम पर दबाव, तो यू आर इन द रॉन्ग पार्टी। कैप्टन अजय यादव ने पता नहीं कितने लोगों ने खुल करके बताइए, इनके मैम कोटे होते थे, फलाने नेता की इतना कोटा है, फलाने नेता का इतना कोटा है, फलाने नेता का इतना कोटा है, फलाने नेता का इतना कोटा है। ये तो कोटों से करते थे अपने काम। ये क्या समाज में सुधार है? उस पर्ची से नौकरी देना ठीक है, लेकिन अगर ओम प्रकाश चौटाला देते हैं तो वो सजा गलत है। वो तो जी सबको पता है, एक साजिश थी। ये चाहते थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल जाएं, उनके संगठन में कोई दिक्कत आए,
ताकि भाई तुम दोबारा सत्ता में आ जाओ। उसमें कामयाबी तो हुए फिर। कामयाब हुई कि तो लोग गलत षड्यंत्र कर, दुनिया में बहुत लोगों ने बहुत गलत षड्यंत्र करे, कामयाब हुए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सही इंसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ता। हम तब भी लड़ रहे थे, हम आज भी लड़ रहे हैं। और अब तो एक और पार्टी की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, कॉकरोच जनता पार्टी। अब देखते हैं ये मूवमेंट कहाँ तक चलेगा, बबल है या फिर इसका कुछ होगा। ये तो एक लड़ाई है, ये तो लंबी लड़ाई है, इसको लड़ेंगे। भले ये प्लेटफॉर्म ना रहे, लेकिन कुछ सवाल तो छोड़ दिए हैं लोगों। ये प्लेटफॉर्म ना भी रहे, पर ये विचार तो आ चुका है लोगों के मन में। ये विचारधारा जिएगी, ये विचारधारा ही कॉकरोच बन के आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी अगली राजनीति के लिए। और आप रानिया के लोगों ने आपको चुनकर विधानसभा भेजा है, आवाज़ तो उठाते हैं वहाँ पर। हम कहते हैं कि ज़मीन पर वो काम दिखना चाहिए, वो भी दिखे। अभी बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, और दूसरा कि सत्ता में भी नहीं हो, तो वो थोड़ा संघर्ष वहाँ पर भी करना पड़ेगा, कॉकरोच बनना पड़ेगा, सर्वाइवल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अर्जुन जी।